हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। मैं प्रदीप चंद्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैं ब्रिक पर 2 वीडियो दे चुका हूं, आपको 2 लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें कि अभी तक हमने केवल फील्ड टेस्टिंग पर ही कुछ बात की है। सबसे पहला जो क्लास हुआ था पार्ट 1, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से एक जनरल आपको एक सामान्य जो है नॉलेज जानकारी आपको होना चाहिए था ब्रिक के बारे में, जिससे कि आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब बात करते हैं सेकंड वीडियो में, तो मैंने वहां पर आपको फील्ड टेस्टिंग से शुरुआत कर दी थी, आप सब लोग जानते हैं। आज का जो हमारा काम होगा वो होगा सबसे पहले कि फील्ड टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्ट बचे हुए हैं, है ना। पहली बात। दूसरी बात, हम सीधे के सीधे लैब टेस्टिंग पर पहुंच जाएंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फील्ड टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग दोनों को हम बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक हमारा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपने सेशन को, और आप सभी लोग एक बार जरा ज्वाइन करें सब लोग, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज ब्रिक पर, ठीक है। सब लोग क्लास को जरा शेयर कर देते चले, जिससे कि सभी बालकों तक, सभी एस्पिरेंट जितने भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनको सभी को फायदा हो, ठीक है ना। क्लास बात किया जाए, और क्लास की बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, ठीक है ना। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं ब्रिक के साइज की, सब लोग जानते हैं इस बात को, ब्रिक के साइज की बातें हो जब, तो इसमें कोई दोराही नहीं है कि आप जानते हैं कि ये ब्रिक है सर, ऐसा है ब्रिक, ठीक है, ये ब्रिक है। सब लोग जानते हैं कि 19 × 9 × 9, ये भी सबको पता है, यस और नॉट। 19 × 9 × 9, ये सबको पता होगा, इसमें कोई बोलने वाली बात है ही नहीं, है ना। डियर स्टूडेंट, कई जगह पर ब्रिक में एक्चुअली में मैंने यहाँ पर पिछला वीडियो में आपको एक फ्रॉग चीज बताया था, फ्रॉग, FROG, शायद आपको याद हो। फ्रॉग नाम की एक चीज बताई थी। ये फ्रॉग का मतलब क्या था, आप सभी लोगों को जानकारी था कि सर आपने कहा था फ्रॉग का मतलब एक की ज्वाइंट है, एक डेप्थ एम्बेडेड किया जा रहा है, एक डेप्थ एम्बेडेड किया जा रहा है, उसका नाम ही फ्रॉग है। मैंने वहां पर आपको एक साइज दिखाया था, एक साइज दिखाया था कि ये कुछ इस तरह से डेप्थ एम्बेडेड किया जाएगा यहाँ पर ब्रिक में, ऐसा, इस तरह से, ठीक है ना। इसका साइज जो होगा, अगर हम लेंथ की बात करें, मैंने कहा था कि आपको 6 हो गया, इधर 4 हो गया, और जो डेप्थ है उसकी 1 से, अब मतलब कि ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 6, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में चल रहा है, हाँ, 6 सेंटीमीटर, मतलब जिसको 60 mm भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 40 ये mm या 4 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। या अगर डेप्थ की बात किया जाए तो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के करीब आप लेते हैं इसके बीच में। तो ये कुछ एक साइज तो ये दिखाया था आपको, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वीडियो में लिख रहे थे सर साइज तो 10 गुना 4 गुना, लेकिन डियर स्टूडेंट ये भी साइज होता है, इसको भी आप जो है नकार नहीं सकते। जनरली ऑप्शन में क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ऑप्शन में क्या है, चलो मैं दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन में क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर मेरे पास जो ब्रिक है, ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक में लगभग लगभग देखिएगा, अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो 30 फीट का एक 30 सेंटीमीटर का एक फिट होता है, तो लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर का होगा मेरे पास जो पेन है ना, 15 दूनी 30। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये 10 के करीब दिख रहा है, यहाँ पर 10 के करीब ये जो है फ्रॉग है, ये वाला 10 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा 10 ही होता है, कभी कभार आपका 6 भी मिल सकता है ना। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस तरह से साइज रख रहा है फ्रॉग का, ठीक है ना। डेप्थ सबका सेम रहेगा, दोनों का ही डेप्थ सेम रहेगा, 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 से 2 सेंटीमीटर रहेगा, इस बात को मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। डेप्थ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रॉक का साइज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी सच है, इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी स्टूडेंट ऐसा कह रहा था कि सर हाँ डेप्थ जो होता है कुछ ऐसा भी होता है, 10 गुना 4 गुना, सही है, सभी ने सही कहा है, अगर कहा भी है किसी ने भी तो इसमें भी कोई गलती नहीं है।
ठीक है ना। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 4 गुणा 1 से लेकर 1 to 2 सेंटीमीटर। दिस इज द डेप्थ, दिस इज द विड्थ, सेंटीमीटर में ये सारी चीजें, ठीक है। 10-20 सेंटीमीटर, इसको mm में भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 10 आपका जो हो गया ये लेंथ हो गया। ब्रिक की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए यार, ब्रिक की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ब्रिक बनती कैसे है, मिट्टी से बनती है। बेसिक जानकारी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर एल्यूमिना से भाई एल्यूमिना सॉरी सबसे ज़्यादा सिलिका होता है सर, फिर एल्यूमिना होता है, फिर जो है जाके आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें होती हैं सर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक मोटे मोटे तौर पर पता होनी चाहिए, उसके बाद टेस्टिंग पर आना है आपको। एक मोटे मोटे तौर पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ही साइज को ध्यान रखिएगा, इससे मतलब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी है लेकिन ये भी है, दोनों के बारे में जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनी ब्रिक फ्रॉक का फ्रॉक की बात कर रहा हूँ मैं केवल फ्रॉक की बात कर रहा हूँ, ब्रिक के साइज की मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है। फ्रॉक की बातें करी हैं बस, ओके। चलिए फिर लौटते हैं। इसके बाद यार एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या क्या चीजें रहती हैं, तो सबसे प्राइम में जो रहता है सिलिका रहता है, सिलिका स्ट्रेंथ देता है। एल्यूमिना जो है उसको प्लास्टिसिटी देता है, किसी भी शेप में आप ढाल सकें, ये एल्यूमिना की वजह से है। आयरन ऑक्साइड कलर भी देता है और हार्डनेस भी देता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी कलर भी देता है, ठीक है ना, और हल्का फुल्का हार्डनेस में भी रहता है। सिलिका आपको पता ही है कि स्ट्रेंथ देता है। आयरन ऑक्साइड एज अ फ्लक्स का काम भी करता है, मतलब जल्दी से बाइंड कर, मतलब कि एज अ फ्यूजन जो है, जब तैयार क्लीन में ले जाएंगे मिट्टी उसको, तो एज अ फ्यूजन वो जल्दी से जो है कम टेम्परेचर में भी सारे के सारे पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम कर देगा। तो ये सब तमाम बातें जो थी ब्रिक के रिलेटेड है। उसके बाद आपके मैन्युफैक्चरिंग या ब्रिक, हाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो पहला स्टेप ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है, मतलब कि जो मिट्टी है उसका प्रिपरेशन करना है, ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले लिख देंगे पहला। सेकंड जो होता है वो होता है आपका ड्राइंग सॉरी मोल्डिंग ऑफ द क्ले, सांचे में भरना, MOULDING मोल्डिंग ऑफ द क्ले, सांचे में भरना। 21 गुणा 10 गुणा 10 मॉड का जो साइज होता है 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये लेके चलते हैं कि लगभग लगभग आप मॉड में भरने के बाद उसमें 10% से श्रिंकेज होता है लगभग लगभग, है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे ही आप मोल्डिंग कर दोगे सेकंड स्टेप, थर्ड आता है ड्राइंग स्टेज, सुखाना है ब्रिक को, पूरा के ग्राउंड में बिछा देंगे, ड्राइंग ऑफ द ब्रिक तीसरा स्टेप हो गया। लास्ट आता है आपका बर्निंग ऑफ द ब्रिक, BURNING, बर्निंग का मतलब हो गया कि उसको पकाना है हमें। पकाने के लिए एक क्लीन होता है, एक क्लैंप होता है। क्लीन का मतलब भट्टियां जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर है, और एक होता है आपका टेम्पररी स्ट्रक्चर जो कि क्लैंप होता है, पझावा जिसको हिंदी में कहते हैं। क्लीन्स में भी बहुत सारी क्लीन्स होती हैं, एक बुल्स नोज क्लीन होता है, हॉफमैन्स क्लीन होता है ना, दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। इंडिया में बुल्स नोज क्लीन जो है ज़्यादा यूज होती है, ध्यान रखें इस बात को। जो हॉफमैन क्लीन होता है उसमें भी आपके 3 मीटर के ऊपर जो है आपकी काफ़ी 13 मीटर के करीब करीब आपके जो है उसमें है चिमनी होती। खैर ये बातें आपने पढ़ी होंगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो है एम जो है टेस्टिंग को समझना है ब्रिक पर। तो चलिएगा, हमने शुरुआत की थी कि भाई टेस्ट ऑन द ब्रिक जो है सबसे पहले हमारे पास जो पढ़ने का रहता है वो रहता है ब्रिक टेस्टिंग फर्स्ट मिली, फील्ड टेस्ट, और फिर हम जाके पढ़ेंगे लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हमने जानकारी दी थी आपको कि ये 5 टेस्ट आपको समझने ही समझने हैं, जिसमें कि हार्डनेस सबसे पहले हम सीखेंगे, साउंडनेस टेस्ट सीखेंगे, उसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट सीखेंगे, शेप एंड साइज टेस्ट सीखेंगे, और फिर सीखेंगे स्ट्रक्चरल टेस्ट। शुरुआत की थी। उसके बाद लैब टेस्ट में हमको ये 4 के 4 सीखने हैं और बहुत ही बारीकी से सीखने हैं। डायमेंशनल वाला, स्टेबिलिटी वाला, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपको नाम जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है
सभी टेस्ट के बारे में, सभी टेस्टिंग के बारे में जानकारी, मतलब कि नेम आपको पता है क्या? किसी भी कंपोनेंट का मान लेते हैं कि ब्रिक है, तो ब्रिक पर टेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा टेस्टिंग आप करते हैं। पहले दिमाग में आपने बिठा दिया कि लैब टेस्टिंग में सर वाटर एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, एफ्लोरेसेंस करना पड़ेगा, क्रशिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ेगा, और एक आपका साइज और वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा डायमेंशन वाला। फिर टेस्टिंग में सर हार्डनेस भी देखना पड़ेगा, साउंडनेस भी देखना पड़ेगा, इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, है ना, इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, डायमेंशनल वाला भी देखना पड़ेगा, साउंडनेस तो आपने कह ही दिया। तो ये सब बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने हार्डनेस में क्या देखा था? हार्डनेस में ये कहानी मैंने समझाई थी आपको, जो भी लोग हिंदी में पढ़ते हो तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि अगर आपकी कोई ब्रिक है, ये मान लेते हैं कोई ब्रिक है, ये ब्रिक है सपोज दैट, और यहां पर आप नेलिंग इंप्रेशन, मतलब कि नेलिंग स्क्रैच करने की कोशिश करें, नेलिंग नाखून समझते हैं ना, स्क्रैच करने की कोशिश करें, अगर इस पर कोई इंप्रेशन दिख रहा है, इस पर, इसके सरफेस पर अगर कोई इंप्रेशन दिख रहा है, इंप्रेशन इन द सेंस कैसे, मेरा कहने का मतलब था कि ऐसा कुछ नेलिंग स्क्रैच कर रहे हैं और एक इंप्रेशन दिख रहा है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको, ये नेलिंग इंप्रेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हार्ड जो हमको चाहिए ब्रिक वो नहीं है। इट शुड नॉट बी हार्ड, इट शुड नॉट बी, नहीं ये हार्ड हो ही नहीं सकता फिर तो, है कि नहीं? हो सकता है कि अंडर ब्रंक रहा होगा, पका ना हो ढंग से, ये हो सकता है कि मिट्टी की क्वालिटी जो है अच्छी से ना होगी, या आपने जब मोल्डिंग जब सांचे में भरा तो इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया होगा अच्छे से, कई सारे कॉजेस हो सकते हैं इसके हार्डनेस कम होने के। तो ऐसा ब्रिक हम यूज नहीं करेंगे और ऐसा ब्रिक हमारे लिए सुटेबल नहीं है। दिस इज नॉट द गुड ब्रिक, दिस इज नॉट अ गुड ब्रिक। हमारे पास अगर ऐसा इंप्रेशन नहीं दिखता है तो हम कहते हैं कि ये ब्रिक जो है अच्छी है। चलिएगा नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट को मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाया कि आपको 2 ब्रिक लेना है, ऐसा 2 ब्रिक आपने ले लिया, कैसे लिया देखो, मैंने यहां पर भी समझाया था आपको, फिगर में भी देखिएगा, फिगर में भी आपको समझना चाह रहा होगा। तो 2 ब्रिक को लेना है, ऐसा ले लिया, 2 ब्रिक को ले लिया, खटक से स्ट्रक करेंगे टुगेदर, देखेगा ऐसा खटक से एक आवाज आनी चाहिए, डल साउंड नहीं आना चाहिए, डल साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? मैंने बहुत जोर से नहीं करी, नहीं तो टूट जाती ब्रिक, क्योंकि ब्रिक भी अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही थी मुझे ठीक है, पता लग रहा है यही चूरा हो गया समझ रहे हो, मैंने बहुत ज्यादा तो स्टक नहीं किया, आपको समझाने के लिए बस किया है, स्टक करता तो टूट जाता शायद, क्योंकि ये भी मुझे ठीक ठाक ब्रिक नहीं दिख रही है। चलिए खैर, तो फील्ड में टेस्टिंग के लिए, ब्रिक पर टेस्टिंग करने के लिए एकमात्र केवल उपाय नहीं है, उसके लिए आपको साउंडनेस टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट अभी आगे बताऊंगा आपको, उसके एजेस भी देखने हैं, कलर भी देखना है, वो सब बातें बताऊंगा। चलेगा, कलर भी देखना है, अभी कलर के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपने 2 ब्रिक लिया हुआ है, जैसे कि देखे तो एक स्ट्रक किया गया है, देखिएगा ऐसा, तो आपको एक मेटालिक साउंड खटक के एक आवाज आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं, नाम देते हैं इंग्लिश में मेटालिक साउंड, उसको बोला जाता है मेटालिक साउंड। तो एक मेटालिक साउंड होना चाहिए, ये सब बातें मैंने इसी पर लिखी हैं कि 2 ब्रिक को स्ट्रक किया जाता है, एक मेटालिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए, नहीं आता है लेकिन डल साउंड आता है तो इसका मतलब अच्छी ब्रिक नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है अंदर से। चलेगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका जो है और इंपॉर्टेंट था इंपैक्ट टेस्ट, इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दे दिया था आपको। इंपैक्ट टेस्ट ऑन द ब्रिक क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सोचेगा ध्यान से। इंपैक्ट टेस्ट क्या है, आपने क्या किया कि एक ब्रिक को लिया ऐसा, ये लो, ले लिया, जैसे देख रहे होंगे आप, इस आदमी को देख रहे हैं, एक ब्रिक ले लिया ऐसा, ले लिया, इस ब्रिक को छोड़ दे, ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए आपकी ग्राउंड से, जहां से आप छोड़ रहे हैं, मतलब कि जहां तक आप छोड़ रहे हैं ग्राउंड से यहां तक की, यहां तक 1 मीटर के करीब होना चाहिए, 1 मीटर, 1 मीटर के करीब होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर मतलब। तो 1 मीटर का फ्री फॉल कराना है आपको, बिना किसी लोडिंग के आराम से फ्री फॉल कराना है, छोड़ दो इसको 1 मीटर से, जैसे कि आपको ये लड़का दिख रहा होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बच्चा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बच्चा है बूढ़ा है पता नहीं कौन है, लेकिन है ये, छोड़ रहा है 1 मीटर से, होगा क्या, अगर 1 मीटर से छोड़ने के बाद ये क्रैक हो जा रहा है, मतलब कि फट जा रहा है, टूट जा रहा है, इसका मतलब ब्रिक भी सही नहीं है, इतना लोड झेल ही नहीं पा रहा है। कौन सा आपने 10 मीटर से डाला, 1 मीटर ही से तो डाला था, इतना झेलना चाहिए था इसको, क्योंकि ब्रिक पर आपने इतनी मेहनत करी है, ड्राइंग प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस, उससे पहले पग मिल में ले जाके उसको वेदरिंग किया होगा, उसमें जो है प्रिपरेशन किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि 1 मीटर पे टूटना चाहिए। तो यही बातें लिखी हुई हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े, इन द इंपैक्ट टेस्ट ऑफ द ब्रिक इज अलाउड, द ब्रिक इज अलाउड, ध्यान से पढ़ेंगे, ड्रॉप अलाउड टू ड्रॉप, देखिएगा ना, छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप फ्लैट फ्रॉम दी
हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की हाइट से छोड़ा जाएगा ग्राउंड तक। और यही बोल रहा है आफ्टर ड्रॉपिंग द ब्रिक ऑन द ग्राउंड इट शुड नॉट ब्रेक योर क्रश इनटू पीस। आपकी जो ये ब्रिक है ये इट शुड नॉट बी क्रश, क्रश नहीं होना चाहिए। अगर क्रश होता है, if this brick gets cracked, if this brick gets cracked or crushed into the piece, then it indicates this is not the best, this is not लिख देना यहाँ पर, it indicate the not best quality of brick, not best quality of brick, ठीक है ना, नोट कर देना वहां पर। अगर ब्रेक होता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अब ब्रेक नहीं होता है तो भाई ठीक है, अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर आपके इम्पैक्ट टेस्ट भी खत्म हो जाता है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं था, मैं आपको साथ ही साथ समझा भी रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझ आ गया ये, ठीक है ना। जैसे ब्रिक इसको दिख रही है, यहाँ पर टूटा नहीं है तो अच्छी ब्रिक है, टूट जाता तो भाई फिर तो खत्म। शेज प्यारे विद्यार्थी, ये अगेन आपका चौथा टेस्ट से भी आपको पता लग जाता है, शेप साइज टेस्ट, ये सब बातें देखो चौथा टेस्ट पर आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला टेस्ट आपने किया क्या बताओ, फर्स्ट टेस्ट नेलिंग एक्यूरेसी हार्डनेस वाला, दूसरा साउंडनेस, उसको खटक से आवाज देखना है, तीसरा 1 मीटर से छोड़ देना, और चौथा अब देखना उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, ये सब अब आपको देखना है, क्योंकि देखते ही पता लग जाए। आप इंजीनियर की नजर है आपकी, इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की खासकर, तो भाई आपको ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। चलेगा, शेप एंड साइज ऑफ द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड साइज। The shape of the standard brick should be rectangle, obviously rectangle दिखना चाहिए। The brick should have the uniform color and their edges should be straight. Check whether the brick should be well burnt. The brick should have a copper color, cherry, deep red cherry, red color. It should be free from the crack, should have the sharp edges. This all the above characteristics should show that brick is good quality. ये कह रहा है कि जैसे ही आप जो है ठेकेदार आपके ब्रिक लाता है, या अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और साइट इंजीनियर हैं, आपके पास जो माल आया, जो भी आपके पास मटेरियल्स आया, उसमें से ब्रिक का एक ट्रक आया, मान लेते हैं उसको आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ला गया हो, या ब्रिक की टेस्टिंग के लिए पहले दे दिया गया आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका शेप दे देगा। जैसे कि इसका शेप देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा एजेस टूटे हुए हैं, दोनों ब्रिक का टूटा हुआ है, तो इसके शेप जो होना चाहिए प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो परफेक्ट रेक्टेंगल होना चाहिए। ये देखना है आपको कि लगभग सभी ब्रिक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एक का देख लो, ठीक है ना, क्योंकि सबका तो देखने में आपको आसानी नहीं रहेगी, लेकिन 1-2 का देखो, 2-4 का देख लो, शेप परफेक्ट है, एजेस जो है कोई टूटे नहीं है, कोई क्रैकिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल सरफेस है, एजेस शुड बी स्ट्रेट, शार्प होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब में से किसका जो साइज है 19x9, ये भी मेजर कर सकते हैं, आपके पास तो फीता वगैरह होगा, एचएम वगैरह, टेप वगैरह, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका कलर तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, देखिएगा इसका कलर देखिएगा, रीड डीप रेड नहीं, अगर आपको देखा जाए तो डीप रेड नहीं है, ठीक है ना, तो डीप रेड होना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारी ब्रिक देखी होंगी डीप रेड कलर की, बहुत सारे रेड चेरी कलर, समझते हो ना, तो वो आपका अच्छी क्वालिटी का ब्रिक होता है। उसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट है बहुत अच्छे से फ्यूज हो चुके थे, या उसमें इंग्रेडिएंट थे भी, क्योंकि आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, उसके वजह से कलर भी आता है और स्ट्रेंथ भी आया होगा, कहीं ना कहीं हार्डनेस आई होगी। इसका मतलब क्या है, अगर डीप रेड चेरी है तो इंग्रेडिएंट का जो प्रपोर्शन है वो बहुत अच्छे से है, और वेल ब्रंट है, पका भी ढंग से है, और वही तो हमें चाहिए। और ब्रंट अच्छे से है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छे से गेन हुई है। तो इनडायरेक्टली एक पॉइंट जो है हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूसरे पॉइंट, एक दूसरे से दूसरे 1-2 पॉइंट, सब पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे पास कलर होना चाहिए रीड कॉपर कलर जिसको बोलते हैं, या चेरी कलर, चेरी डीप रेड कलर होना चाहिए, क्रैक से फ्री होना चाहिए, बिल्कुल रेक्टेंगुलर होना चाहिए, एजेस शुड बी फ्री, एजेस शुड बी स्ट्रेट। तो ये सब बातें आपको पहले से भी पता रहेंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ओके, चौथा टेस्ट भी हो गया खत्म। कोई डाउट है तो बताएंगे कमेंट में, डाउट है कोई तो बता सकते हैं आप कमेंट्स में, जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो ये है डियर स्टूडेंट, देखिएगा आप कलर से ही पता लग रहा होगा आपको कि ये सच में सर जितनी भी बातें आपने कही है ऐसे ब्रिक तो सर हम देखते ही नहीं है। बेटा देखा करो, आप जो है आप ना घर बना रहे हैं, ये सरकार का भी बना रहे हैं, तो भाई सरकार का भी तो पैसा लग रहा है,
कई लोग सोच रहे होंगे सर हम अपना घर नहीं बना रहे, हम तो साइट पर हैं, सरकार का काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है चलाने दो, हमें क्या मतलब। ऐसा नहीं बेटा, आपके पास जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी को एज ए इंजीनियर आपको जिम्मेदारी दी गई है कि सब चीजें आपको चेक करनी है। अब जब जिम्मेदारी दी गई आपके ऊपर है तो आप उस हिसाब से काम कराओ, है कि नहीं, उस हिसाब से काम कराओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाद में नहीं तो होता क्या है कि पुल बना दे तो खूब सारा पैसा खा ले, तो आप भी खाओगे, ठेकेदार भी खाएगा, उसके बाद और भी अधिकारी खाएंगे बड़े, और बाद में पुल ही गिर जाता है। जो मटेरियल लगाना था वो नहीं लगाया, मटेरियल लगाना था 100%, मटेरियल लगा दिया 70%, 30% का पैसा अंदर, पुल गिर गया 3 साल में, 4 साल में, क्योंकि उसकी लाइफ घटा दी ना आपने, और लाइफ घटा दी तो भाई गिरेगा ही। फिर सबसे पहले सस्पेंड कौन होगा? ठेकेदार नहीं होगा बेटा, बता दूं आपको, ठेकेदार भाग जाएगा, ठेकेदार लीगली भाग जाएगा, इलीगली तब कौन पकड़े जाएगा? सबसे पहले सस्पेंड कौन होता बताओ? इंजीनियर। कौन सस्पेंड होगा? इंजीनियर होगा। ऐसे काम ना करे, है ना, काम ऐसा करो कि नाम रोशन हो, नाम रोशन ना भी हो तो कम से कम बदनाम तो ना हो। ठीक है, काम ऐसा करो कि नाम रोशन हो, और नाम रोशन ना भी हो तो बदनाम तो ना हो। ठीक है, ऐसा काम करो। आगे फ्यूचर में जो ऑब्वियसली आपके पास प्रोजेक्ट होंगे बहुत सारे बड़े बड़े, हमारी शुभकामनाएं हैं, है ना, तो ऐसा काम मत करना। ठीक है, बोलो जरा कमेंट में बताओ सर सच में नहीं करेंगे ऐसे काम, हम ईमानदारी से करेंगे सर। एक पैसा न खाने देंगे न खाएंगे, हैं? ठीक है बेटा, तुम पहुंचो डिपार्टमेंट में, फिर बताते हैं। सही है, चलिए। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं 19 इंटू 9 mm। ऑब्वियसली मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है ना, मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है इस बारे में। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन इंचेज, इंच में भी आप दिखा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 1 इंच में लगभग, 1 इंच में लगभग आपके 1 इंच में लगभग 2.56 के समथिंग होता है। क्या, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 1 फीट जो होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप 30 सेंटीमीटर जो होता है सर 12 इंच के बराबर होता है। ये तो पढ़ा ही है आपने, बचपन से फीटा देख के आ रहे हैं, स्केल देख के आ रहे हैं, 12 इंच का होता था, 30 सेंटीमीटर का होता था। यहाँ से 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा कितने के हो जाएगा? 12/30 का हो जाएगा, है ना, 1 सेंटीमीटर 12/30 का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 12/30 1 सेंटीमीटर का है, तो आपका ये बोल सकते हैं आप कि 90, इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर 12/30 का है ना, तो 19 कितना का होगा? 19 सेंटीमीटर कितने का होगा? आप कर लो 12/30 गुणा 19, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, किसमें? इंच में निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो क्या? लेंथ की बात करते हो, ऐसे ही ब्रेड्थ में भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। 12/30 कर दिए, ठीक है, 0.4 हो गया, और इंटू 19 कर दूं तो 7.6 आ रहा है, 7.6 के करीब आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है, 7.6 के समथिंग आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो रेंज है वो ये लिखी है मैंने आपके लिए। अगर कभी पूछा जाए तो भाई इंच में भी आप साइज बता सकते हैं, अगर कभी पूछा जाए, ये एग्जैक्ट रेंज है। वैसे मोटे मोटे तौर पर मैंने वो आपको बता दिया 7.6 के समथिंग आएगा, बट एग्जैक्ट रेंज जो है आपका इंच में 7.68 गुणा विड्थ की बात किया जाए तो वो है 3.54। ऑब्वियसली दोनों ही सेम था तो ये भी आ जाएगा आपका 3.54। तो आप सेंटीमीटर और इंच दोनों में ही आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको दोनों ही रेंज याद रखनी है। ओके, आपको या तो सेंटीमीटर में ही पूछा जा सकता है 19 गुणा 9 गुणा 9, या तो आपको भाई इंच में भी पूछ सकता है 7.68 इंटू 3.54। याद रखोगे 7.68 नहीं 7.48, क्योंकि एक्चुअली में ये एग्जैक्ट नहीं होता ना, 12 इंच के मतलब कि 30 सेंटीमीटर का और 12 इंच एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास 5वां जो टेस्ट है वो है आपका स्ट्रक्चरल टेस्ट। वैसे जनरली आपके जो है 4 टेस्ट में कहानी खत्म हो जाती है, चारों के चारों जो टेस्ट हैं वो आपकी कहानी वहीं से शुरुआत उतने से हो जाती है आपकी टेस्टिंग, फ्री टेस्टिंग। और ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट कर दोगे, साउंडनेस कर दिया, खटक आवाज देख ली, बस हो गया काम, ऐसा नहीं है।
जब तक आप चारों के चारों टेस्ट नहीं करते तो आप इंश्योर नहीं होते हैं कि आपकी ब्रिक अच्छी है। अगर आप चारों टेस्ट में पास हो जाते हैं, चारों के चारों टेस्टिंग में अगर आप पास हो जाते हैं तो ब्रिक आपका सही है। ब्रिक का ट्रक जो आया उसको अलाउ कर सकते हैं कि हाँ लगाओ इसको कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वो आपका घर है या सरकार का है, लगाओ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रक्चरल टेस्ट ऑन ब्रिक, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिक शुड बी कॉम्पैक्ट, होमोजीनियस एंड फ्री फ्रॉम द होल्स, lumps. The brick should not be broken. It is necessary that you should observe the overall structure of the brick so that you can understand the condition and quality of brick. कहने का मतलब ये कंक्लूजन है, एक तरह से पूरा ब्रिक का स्ट्रक्चर देखो, ब्रिक का जो पार्ट है ये है, आपको देख के भी काफी सारे पता लग सकते हैं। क्या ये तुम्हारे पास में छोटे छोटे होल दिख रहे हैं बहुत सारे, ये बोल रहा है कि कोई लम्स तो नहीं है इसमें, ढीले ढीले तो नहीं दिख रहे हैं, है ना, आपका ये पूरा का पूरा सरफेस हो गया, पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है, हर एक चीज कॉम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये सब बातें आपको देखने के भी बात पता लग सकती है मोटे मोटे तौर पर, लेकिन इससे देखने से कोई काम नहीं होगा। ये तो चलो ठीक है, आपने लम्प्स देख लिया, चलो ढीले देख लिए, होल्स देख लिए, ये भी चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आपका विजुअलाइजेशन हो रहा है, एनालाइजिंग हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो आपने 4 टेस्ट पढ़े वो तुम्हारे एक्चुअल फील्ड टेस्टिंग हो रही है। ये तो चले मोटे मोटे तौर पर बस केवल देख के बता रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअली में फील्ड टेस्टिंग 4 ही हैं आपके, ठीक है। बट ध्यान रखना स्ट्रक्चरल वाले टेस्ट का भी आपको नाम में याद रखना है। देखिएगा जैसा ये देखो, इसमें देखिएगा आप, इसमें देखिएगा होमोजीनियस नहीं लग रहा आपको, होमोजीनियस नहीं लग रहा है। अगर आप इस ब्रिक को देखें, इस ब्रिक को अगर आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, इस ब्रिक में अगर दिख रहा होगा अगर आपको, तो यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, होल्स दिख रहे हैं। इस होल्स का मतलब यह है कि इसको या तो जब आपने सांचे में भरा होगा मिट्टी को, वो बढ़िया से कॉम्पैक्ट नहीं किया होगा, कॉम्पैक्ट नहीं किया गया होगा, कॉम्पैक्ट नहीं किया गया होगा तो वहां पर होल्स रहे होंगे, होल्स हुए होंगे तो एयर वॉइड से होगा, तो ये उतनी डेंसिटी की ब्रिक नहीं बनी होगी जो जितनी बननी चाहिए थी, डेंस नहीं बना होगा, ये लूज बन चुका है ब्रिक, ये जल्दी टूट सकती है। जैसा कि ये देखो, कुछ कुछ ब्रिक तो आपके हाथ ही से टूट जाएंगे, है ना कई तो ऐसे मार देंगे ऐसे ये लो, अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे कुंफू पांडा बनोगे हैं, कुंफू पांडा बनोगे, हाथ तोड़ के आओगे। तो ये है आपके पास एक तरह से फेलियर पोर्शन, ये भी आपका फेलियर है, मतलब कि डिफेक्टेड पोर्शन है। ये देखिएगा सरफेस में भी देखिएगा छोटे छोटे ढेले दिख रहे हैं आपको इसमें, सरफेस में भी। तो ये आपका क्या है, सारी की सारी बातें मैंने जितनी भी कही वो कही डियर स्टूडेंट, आपकी अभी तक जितनी भी बातें कही वो फील्ड टेस्टिंग के रिगार्डिंग थी। जितनी भी बातें कही आपने फील्ड रिगार्डिंग करी, मैं आपको एक बार पूरा समराइज कर रहा हूँ। आपको ये बातें दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले हम करेंगे सर हार्डनेस टेस्ट, नेलिंग स्क्रैच करेंगे, नहीं हो रहा है तो अच्छी ब्रिक है। साउंडनेस, खटक की आवाज आ रही है, 2 ब्रिक को स्ट्रक किया, खटक की आवाज आ रही है तो भाई बढ़िया ब्रिक है। डल साउंड सुनाई दे रहा है तो आपका नहीं है अच्छी ब्रिक। तीसरा आप इम्पैक्ट टेस्ट करते तो 1 मीटर की हाइट से छोड़ो। चौथा जो है आपको शेप साइज और कलर का टेस्ट है। कलर देखिएगा उसका रेड चेरी है क्या, शेप उसका रेक्टेंगल है, साइज आपका 19x9, ये सब चीज दिख रहा है बढ़िया से, तो आपका ये टेस्ट भी बढ़िया हो गया। 1 मीटर की हाइट से छोड़ते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चरल टेस्ट था, उसमें तो आपको दिखना है कि लम्स वगैरह नहीं थे, या आप बोल सकते हैं कि आपकी कॉम्पैक्ट है, वो होमोजेनियस है, छोटे छोटे होल्स तो नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। ओके, तो ये सब तमाम बातें जो थी वो आपकी फील्ड टेस्टिंग से रिगार्डिंग थी। अब हम शुरू करेंगे लैब टेस्ट, आपके हेडिंग में लिखा भी है लेबोरेटरी टेस्ट ऑन द ब्रिक, लेबोरेटरी टेस्ट ऑन द ब्रिक। चलिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये। सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करते हैं, जब भी आप लैब टेस्ट की बात करते हैं, ये मैंने ऑर्डर से लगाया, एक्चुअली में ऑर्डर नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले जब हम लैब टेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इसी से शुरुआत की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करो या एफलोरेसेंस करो, कुछ भी करो, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन करो, लेकिन सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। आपने किया भी होगा शायद, कॉलेज में किया है, जितने भी लोग देख रहे हैं आफ्टर लोडिंग आफ्टर लाइव जब भी देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि हाँ सर हमने देखा था, हमने किया था ये, तो जरूर कमेंट में बताया करें। और जितने भी लोग नए हैं भाई हमारे इसमें जुड़ते रहें, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ते रहें, सिविल इंजीनियरिंग JE&AE, ठीक है ना। वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन करें। जितनी भी क्लास इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्लास का शेड्यूल होता है, क्लास के रिगार्डिंग या PDF फाइल के रिगार्डिंग सारी बातें हम टेलीग्राम ग्रुप में ही करते हैं। और जितना भी लोग नया है सिविल इंजीनियरिंग JE&AE चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है ना।
पढ़ना है, ज्वाइन तो रहना ही पड़ेगा। चलेगा, तो आप जानते हैं कि डायमेंशन स्टेबिलिटी टेस्ट की हम बात करते हैं IS कोड 1077। सबसे पहला बात कि अगर आप डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो 1077 1077 ये कोड इसकी बातें करता है, इसके रिगार्डिंग ही हम इसको पढ़ते हैं, इसके ही नॉर्म्स इसमें चलते हैं। देखिएगा क्या बातें हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे पैनल के द्वारा, या हो सकता है रिटन एग्जाम में भी कहीं अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है कि जब आप डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं लैब में, जब आप डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं लैब में, ठीक है ना, तो उस दौरान आप कितना नंबर ऑफ ब्रिक लेते हैं? कितना लोगे? 20 ब्रिक लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि आप 20 ब्रिक लोगे डियर स्टूडेंट, रैंडमली 20 ब्रिक ले लोगे। कैसे? आप सब लोग जानते हैं कि जब हम ब्रिक की बात करते हैं सर, आप सब लोग जानते हैं कि जब हम ब्रिक की बातें करते हैं तो बहुत आसानी से हमको याद रहता है कि ये 19 है, ये 19 है और ये 9 है। इन ब्रिक को जो प्लेस किया जाएगा ऐसा किया जाएगा, एक ब्रिक ऐसा, एक ब्रिक ऐसा लंबाई में, एक ब्रिक ऐसा, एक ब्रिक ऐसा। आपको पता है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए? क्या आपको पता है कि लंबाई की बात कर रहा हूँ, ये सब लेंथ है। चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ यार, आप भी क्या याद करोगे। आप सबको पता है कि लंबाई के अकॉर्डिंग जब मैं ब्रिक को रखूंगा तो आप देखेंगे कि ऐसा होना चाहिए, एक ब्रिक ये है, फिर आपका दूसरा ब्रिक ये है, ठीक है, तीसरा ब्रिक ये है, ठीक है ना, इस तरह से चौथा ब्रिक, ऐसे कंटिन्यूटी कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे ऐसे करके आपके कितने ब्रिक होंगे, ये कैसे ब्रिक होंगे बताओ, कितने ब्रिक होंगे ये टोटली बताओ। टोटली जो ब्रिक होंगे यहाँ पर ये होंगे सारे के सारे, और होना कितना चाहिए डियर स्टूडेंट आप मुझे बताओ। अक्चल सच में अगर आप लॉजिक को पकड़ रहे हैं तो एक ब्रिक का जो लंबाई है 19 mm है। कितना है? 19 mm है, ठीक है। मुझे बता सकते हैं कि सारी लंबाई जो मिलनी चाहिए 19 दूने 38 होता है, तो 380 mm होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था कि सारी लंबाई। अगर आप 20 ब्रिक कह रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक कितना है यहाँ पर? 20 ब्रिक है, 20 ब्रिक है। एक से शुरू किया आपने, ये क्या है? नंबर 1 ब्रिक है, नंबर 2 ब्रिक है, 3 ब्रिक है, 4 ब्रिक है, ऐसे कप टू सोन चलता रहेगा, और ये नंबर 20 ब्रिक है, ठीक है, नंबर 20 ब्रिक है। तो इसको देखेगा ना आप, एक का लंबाई 19 है तो 20 का मल्टीप्लाई करो 380 हो जाएगा, 19 दूना 38। लेकिन 380 किस में है? ये 380 किस में है? सेंटीमीटर में है, क्योंकि 19 भी तो सेंटीमीटर में है। लेकिन कोड ने यहाँ पर बात की है कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टॉलरेंस चलता है। ऐसा ही विड्थ में भी अगर देखा जाए, विड्थ जो है अगर देखा जाए तो विड्थ में क्या होना चाहिए था भाई? विड्थ का अगर आप हिसाब देखें तो भाई आप ये भी तो जानते हैं, कई बार मैंने आपको बता रखा है कि भाई होता क्या है ब्रिक में। ऐसा होता है सर, ब्रिक में हम इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, सब लोग जानते हैं इस बात को, इस पोर्शन को हम कहते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, और स्ट्रेचर वाला पोर्शन ही तो है तुम्हारा 19 सेंटीमीटर। इस पोर्शन को कहते हैं आप हेडर, 9 और 9 सेंटीमीटर है। इस पोर्शन को क्या कहते हैं डियर? सब लोग जानते होंगे शायद, हेडर। इसको क्या कहते हैं? हेडर। हेडर भी तुम्हारा 19 होगा। अब हेडर में रखने की कोशिश करोगे तो आपको एक ऐसा दिखेगा, फिर से तुम्हारा ऐसा दिखेगा। ये हेडर वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब विड्थ के लॉन्ग। विड्थ और डेप्थ वैसे दोनों सेम है, दोनों सेम डायमेंशन के लिए, तो एक साथ ही बताऊंगा। ये हो गया ऐसा, फिर कंटिन्यूसली का साइन लगा रहा हूँ, फिर कंटिन्यूसली का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कंटिन्यूसली का साइन लगा रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट में जो है ये बना दिया मैंने। ये नंबर 1 ब्रिक था, सपोज दैट ये तुम्हारे पास नंबर 1 ब्रिक था, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद लास्ट में ये नंबर 20 का ब्रिक है। और आप जानते हैं कि एक ब्रिक की अगर बात किया जाए तो ये 9 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 9 दूनी 18 हो जाएगा क्या? कितना होना चाहिए? 9 दूनी 18, 180 होना चाहिए क्या? 20 ब्रिक है, एक का 9 सेंटीमीटर है, टोटली आप बोलेंगे सर 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इस पर भी टॉलरेंस किया गया है, इस पर भी कुछ टॉलरेंट किया गया है, बिल्कुल घबराए ना। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ये कुछ टॉलरेंट करते हैं। कोडल जो आपकी लैंग्वेज, कोडल जो बात है 1077 के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ IS कोड गाइड, मतलब कि आपको कुछ टॉलरेंस किया। आप देखिएगा कितना टॉलरेंस किया है। जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट लेंथ और विड्थ की, जब हम बात करेंगे लेंथ और विड्थ की, तो यहाँ पर आपके पास चलेगा कितना?
लेंथ और विड्थ की जब बात किया जाए तो यहाँ पर कितना चलेगा, देखिएगा किस तरह से मेजरमेंट आप कर रहे हैं उस बात को ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो सबसे पहले तो आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। द सरफेस शुड बी स्ट्रेट, परफेक्टली स्ट्रेट, नॉट विल बी अंडुलेशन, नॉट विल बी अंडुलेशन, अंडुलेशन नहीं होना चाहिए सरफेस में, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने कहा कि सर सरफेस होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ, मतलब कि फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए। तो आपने कहा कि एक ब्रिक जैसे ये रख दी, एक ब्रिक ये रख दी, ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट किया। तो आपकी इस मेजरमेंट लेंथ, ऐसा ही आपका विड्थ के अलोंग की बात कर रहा है। जब हम विड्थ में रखेंगे तो विड्थ में देखिएगा जब हम विड्थ की बात करें, तरीका हर जगह अलग अलग है, अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग है। कैसे लेंथ के अलग रख रहे हैं, तो जो फ्रॉग वाला हिस्सा है, फ्रॉग इसको टॉप में रखा गया है, फ्रॉग वाला जो हिस्सा है वो टॉप में रखा गया है। सम ध्यान से समझो। जब हम बात करेंगे विड्थ वाला की बात, तो विड्थ वाले में भी आपका क्या हो रहा है कि हेडर वाला पोर्शन को आप रख रहे हैं, ये देखिएगा ये हेडर पोर्शन है, ये तुम्हारा स्ट्रेचर पोर्शन है। दोनों में फील को समझो जरा चीजों को। लेकिन जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट हाइट का मेजरमेंट के दौरान, तो हाइट अगर आपको चाहिए तो उस दौरान आपने इसको पलटा दिया है, इसको पलटा दिया और ये फ्रॉग तुम्हारा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर साइड में फ्रॉग इधर आ चुका है। यहाँ पर भी टॉप में ही फ्रॉग था, अभी भी यहाँ पर भी टॉप में ही फ्रॉग था। सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जब आप लेंथ के लॉन्ग करोगे तो ऐसे रखोगे, ये फ्रॉग है तो ये रखोगे आप फ्रॉग, है ना, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखो ये है सरफेस मान लेते हैं, समझो समझो। तो पहला आपका काम क्या है, ये सरफेस है, तो पहला आपने क्या किया देखो जरा ध्यान से, ऐसे में रख दिया ब्रिक को, देखना मेरी बात को, ऐसे में रख दिया। एक ब्रिक ये रखी होगी, फिर दूसरी ब्रिक ऐसा रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब बात कर रहे हैं आप लेंथ के लॉन्ग, तो लेंथ के लॉन्ग आपको कैसे रखना है, ऐसे ऐसा रखना है डियर स्टूडेंट, ऐसा रखना है, देखो फिर दूसरी ब्रिक ऐसे रखनी होगी। लेकिन अब आपकी डेप्थ कौन सी चीज है, डेप्थ कौन सी चीज है, ये वाली चीज डेप्थ हो गई ना, अभी विड्थ तो ये वाली हो गई, तो चौड़ाई आपके ऐसे में आएगी, चौड़ाई एक चौड़ाई दूसरी चौड़ाई। लेकिन अब डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ मतलब ये वाला चीज। तो अभी आपका मेजरमेंट कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा डियर स्टूडेंट। अब देखो मेजरमेंट ऐसा चलेगा, अब डेप्थ मेजरमेंट कर दिया आपने, समझ रहे चीज को, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यहां पर हेडर आपका फ्रॉग जो है भी ऐसा है, हाइट मिल जाएगी यहां से, क्लियर है ना। तो ये है आपकी कहानी जो आपने समझ गए होंगे शायद, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ द हाइट भी आ चुका है, आपने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, ठीक है जी, चलेगा। तो ये बातें हो गई डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखो अनम क्या लिखा है, ब्रिक का नाम चलिए खैर, तो यहाँ पर फ्रॉक का साइज भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है ना, फ्रॉक का साइज भी दिख रहा है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमको यहाँ पर बताना था आपको कि भाई एक्चुअली में जब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ में 380 होना चाहिए था, लेकिन टॉलरेंस कितना है, ±40 का। और जब हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ में कितने का टॉलरेंस है सर, ±40 का। और जब हाइट की बात करते हैं तो 180 होना चाहिए, 9 दूना 18, लेकिन ±20 का टॉलरेंस है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 20 ब्रिक लिया जाता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी में ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ब्रिक 20 लिया जाता है। फ्रॉग भी आपको दिखा दिया क्या, फ्रॉग का साइज, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो टेस्ट है डियर स्टूडेंट आपका ये है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये बात करता है 3495, मतलब कि 3495, 3495, 3495। तो ये आपका कोड डिफाइन करता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट को। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, बहुत ज़्यादा। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के पहले आपको जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे हम बढ़िया से, पहले आप समझो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में करते क्या है, कोई बताएगा। Water absorption test on the brick is the measure of the quantity of water that is absorbed by brick when it is immersed in water in the water and absorption test. Brick is weighted at the room temperature and brick weight are completely dry. चलिएगा मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले कहानी क्या होती है, समझने ध्यान से। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
और सिंपल भी है, ऐसा घबराने वाली कोई बात भी नहीं है इसमें। हेडिंग बना देंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। हम लैब टेस्ट पढ़ रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। फील होगा आपको कि आप लैब में ही बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन न लें। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां पर जो कहानी चलती है बहुत आसान से चलती है। पहली बात, रैंडमली आप एक ब्रिक को लाओगे, रैंडमली आप एक ब्रिक को लाओगे, क्या करोगे, रैंडमली आप एक ब्रिक को लाओगे, लाए। वाटर ऑब्जर्वेशन पे अलग अलग होते हैं, 5 आवर्स पर लाते हो, एक आपका 24 आवर पे लाते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, घबराओ मत आप। एक 24 आवर वाला भी आपको याद रखना है। 5 आवर वाला मतलब 5 घंटे पर देखा जाता है, 24 घंटे का मतलब 24 घंटे पर देखा जाता है कितना वाटर ऑब्जर्व किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन नॉर्मली आप 24 घंटे वाला करते हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट है, प्रीफेयर वही किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में सबसे पहले आपको ब्रिक लाना है, आपको लाना है ब्रिक। सबसे पहला काम क्या करोगे, ब्रिक को लाओगे, ठीक है ना, ब्रिक को लाओगे। इस ब्रिक को करेंगे क्या आप, ठीक है ना, इस ब्रिक का लगभग आप 4 से 5 ब्रिक लाओ, जो भी आप ला रहे हैं जिस पर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, 4 से 5 ब्रिक लाओ, ठीक है ना। तो इस ब्रिक पर सबसे पहले आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा जो है रैंडमली एक ब्रिक लाओगे, रैंडमली जिस पर आप टेस्ट कर रहे हैं रैंडमली ब्रिक लाओगे, ठीक है ना। और इस ब्रिक का वेट कर दोगे सीधे, ठीक है ना, सीधे सीधे ब्रिक का वेट किया। इसको ऐसा करो, सीधे के सीधे ब्रिक लाओ और इसको ओवन ड्राई कर दो। क्योंकि डियर स्टूडेंट जो आप रैंडमली ब्रिक लाओगे, ये तुम्हारी ब्रिक जो होगी, ये ब्रिक होगी मॉइस्ट, इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता ही है, यस और नॉट, कहीं ना कहीं मॉइस्ट होता ही है। मान लेते हैं कि मैंने अभी ब्रिक उठाया, अभी जो है मैंने कल उठाई थी, परसों उठाई थी, तो मैं बाहर से लाया था जिस पर मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, इसमें कुछ नमी होगी, वातावरण से जो नमी आई होगी। अगर आप इस नमी के साथ ही अगर आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, तो पहले से नमी थी, इसमें पानी था, बाद में इसको पानी में डुबाओगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी कि इसने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है बाद में 24 घंटे में, समझ रहे बात को। इसलिए पहले भाई टेस्टिंग तब जाके आपकी अच्छे से डन होगी, तब से बढ़िया होगी, जब तक कि इसमें आप क्या करते हैं, इसका पानी को जो है ढंग से रिमूव नहीं करते हैं। तो पहला जो काम होता है कि जो आप रैंडमली ब्रिक लाए हो, मॉइस्ट ब्रिक जिसमें कि नमी है, वातावरण से जो नमी इसमें लगी थी, ऑब्वियसली मॉइस्चराइज आपका एटमॉस्फेयर होता है वेदर, उसमें से नमी लगना स्वाभाविक है। तो आप लाए, इस नमी को सबसे पहले रिमूव करना है। क्या कर दिया आपने, मॉइस्ट ब्रिक, फर्स्टली आपने क्या किया कि ब्रिक को लाए, मॉइस्ट ब्रिक को लाए, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया, ड्राई कर दिया, ओवन ड्राई कर दिया, ओवन ड्राइंग कर दिया, ओवन ड्राइंग कर दिया इस ब्रिक को। सीधे आते ही आपने क्या कर दिया, ओवन ड्राइंग कर दिया, आते ही आपने ओवन ड्राइंग कर दिया ब्रिक को सीधे की सीधा। ओवन ड्राई क्या होता है डियर स्टूडेंट, थर्मोमैकेनिक आपका एक ओवन ड्राई होता है, एक ओवन मशीन होती है, ओवन ड्राइंग मशीन होती है एक, आपने शायद सुना होगा कहीं ना कहीं, ओवन मशीन होती है। ओवन मशीन में एक चीज ध्यान रखिएगा, ओवन मशीन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, 110 से ±5 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज होना चाहिए 110 डिग्री, 110 डिग्री ±5 डिग्री सेंटीग्रेड का टॉलरेंस चल सकता है। इसलिए है यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि डियर स्टूडेंट एक मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा आप पेटीज खाते हैं, समोसा खाते हैं, कई जगह पे देखा होगा आपने, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, वो तुरंत गर्म करके दे देते हैं आपको। तो ये ओवन मशीन देखा होगा आपने, जैसे खाने पीने वाले ओवन रहता है, ऐसा ही आपका जो है लैब में भी एक ओवन रहता है, भले उसमें और उसके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। जो लैब में रहता है ओवन वो बड़ा रहता है थोड़ा सा, है ना। तो उसमें आप ब्रिक को डालोगे, वहां पर एक बटन रहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, जैसे ओपन मशीन में है, तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बटन रहेंगे, तो उससे आप पता लगा पाएंगे कि कितना टेम्परेचर तक आपको जाना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट ब्रिक में क्या होता है ना कि अगर आप इस टेम्परेचर से ज्यादा गए, 110 डिग्री से ±5 चल सकता है, आप 105 डिग्री चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इस टेम्परेचर से ऊपर गए आप, मान लेते हैं कि 120 टेम्परेचर पर गए, तो यहां पर आपका जो ब्रिक का इंटरनली स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट आना शुरू कर देता है।
क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। इंटरनली जो स्ट्रक्चर है ब्रिक का, उसमें स्ट्रक्चरल जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट आपका इंटरनली आना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, हमारा केवल मकसद है कि उसकी नमी को निकालना है। हमारा मकसद ब्रिक के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना नहीं है। फिर फायदा क्या है, इतनी मेहनत आपने कही, ड्राइंग किया, बर्निंग किया, फिर प्रिपरेशन किया, इतना फायदा क्या है फिर करके। तो हमारा मेन मकसद है ओवन ड्राइंग में ले जाने का, टेम्परेचर को देने का मतलब है कि उसका जो मॉइस्चर है, नमी जो है हमारी निकल जाए, एवेपोरेट हो जाए, निकल जाए। तो बस आप इस रेंज में जाते हो, इस 110 डिग्री के सेंटीग्रेड पर जाते हो, तो वो टेम्परेचर इतना मेंटेन कर दिया आपने कि सारा का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और आपको जो वेट मिलेगा, आपने ओवन ड्राई कर दिया। अब आपको करना है वेट ऑफ ब्रिक, अब करना है वेट ऑफ ब्रिक। डियर स्टूडेंट, अब आपको वेट करना है वेइंग मशीन में, वेइंग मशीन आपके पास होगी लैब में, तो वेट ऑफ द ब्रिक, ब्रिक का वेट करना, और ये तुम्हारा ड्राई वेट होगा। और ऑब्वियसली ड्राई वेट होगा क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिक कंप्लीटली ड्राई हो के आ चुकी है, अब कंप्लीटली ब्रिक जो है ड्राई हो के आ चुकी है। तो ये जो वेट होगा डियर स्टूडेंट, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो आप W1, इसको थोड़ी देर मान लो आप W1, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां पर जब भी आप परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, ये सारा का सारा सब रूम टेम्परेचर जब चल रहा होगा, सारा का सारा परफॉर्मेंस, मतलब कि जो आपका सारा का सारा परफॉर्मेंस चल रही होगी, जहां पर ये कर रहे हैं आप लैब के अंदर, वो आपका जो है टेम्परेचर जो मेंटेन रहा होगा, वो आपका रहना है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको जो है मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इतना आपको काम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको ब्रिक को कूल होने देना है। यहां पर आपकी गर्म रही होगी ब्रिक, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने गर्म किया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, और तुरंत जो है आपको जो है मिल गया ब्रिक, गर्म ब्रिक रहेगा और आप हाथ जलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उसको ठंडे होना दो, उसका वेट निकालो, ठंडे होने दो, उसके बाद उसका वेट करो, ठीक है। वेट करने के बाद उसको क्या करो, वेट कर दिया वेट ब्रिक का, उसके बाद क्या करो, उसको करो फिर से डिप, किसी बड़े कंटेनर में उसको डिप करो। ब्रिक इन इमर्स्ड, ब्रिक इमर्स्ड, ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर। अब पानी में इसको इमर्स्ड किया जाएगा, इन वाटर, इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए आपको क्या करना है, इमर्स करना है एट अ रूम टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर, इसके आगे लिख देना। रूम टेम्परेचर का मतलब इस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो टेम्परेचर, 24 घंटे के लिए आपको इस रूम टेम्परेचर में, बिल्कुल कोई टेम्परेचर बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आपको ब्रिक को इमर्स करना है 24 घंटे तक। डियर स्टूडेंट, अब जो वेट आएगा, अब जो वेट, क्योंकि आपने 24 घंटे तक रखा होगा, 24 घंटे के बाद उसी टाइम पर 24 घंटे के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ब्रिक को बाहर निकालना है। टेकन आउट द ब्रिक, टेकन आउट द ब्रिक, टेकन आउट द ब्रिक एंड वेट, एंड वेट दिस इज इक्वल टू W2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू W2, ओके, दिस इज इक्वल टू W2। समझ गए बात को, क्लियरली समझे हो बात को, है ना, ओके, क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। अब ये स्टूडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन निकलेगा कितना, वाटर एब्जॉर्ब कितना उसने किया है, कितना परसेंट किया है, कैसे निकलेगा। डियर स्टूडेंट, मुझे एक चीज बताओ, आप वाटर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड जो है, क्या ये नहीं दिखता आपको, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ, वाटर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल आसान भाषा में, हम एक काम करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, हम क्या करेंगे कि W2 जो है वो तुम्हारा फुल वेट है अभी, लेकिन इस वेट में पानी का भी वेट है और ब्रिक का तो है ही, प्लस सॉरी माइनस इसमें से मगर W1 घटा दूं, ठीक है, W1 घटा दूं, और अब ये क्या आ गया, ये तुम्हारा वेट आ गया किसका, सुनिएगा ध्यान से, W1 जो था ये ब्रिक का वेट था और ये ड्राई ब्रिक था। डियर स्टूडेंट, ये क्या था, ड्राई वेट था एक्चुअली में, ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल उसमें कोई मॉइस्चर नहीं था। लेकिन W2 जो है उसमें तुम्हारा ब्रिक का भी प्लस पानी भी उसने एब्जॉर्ब किया होगा। भाई ऑब्वियसली यार, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये देखिएगा अगर आप इस ब्रिक को देखें तो छोटे छोटे पोर्स है, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे,
ये बात सच है, लेकिन पानी को एब्जॉर्ब तो हर एक ब्रिक करेगा, ये सच है। किसी भी आप लेवल का ब्रिक ले लें, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो ब्रिक तो पानी एब्जॉर्ब करता ही है, क्योंकि इसका सरफेस इम्परवियस नहीं होता, परवियस होता है, परमिट करता है। तो पानी तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये भी लिमिट दी गई है कोड ने कि कितना किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए बताते हैं। तो आपने W2 में से W1 माइनस कर दिया तो वो पानी आ जाएगा कि कितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया है। क्या बोला मैंने, W2 माइनस W1 कर दोगे तो वो पानी कितना एब्जॉर्ब किया है वो आ जाएगा, क्या है ना, आ जाएगा। अपॉन अगर आप W1 कर देते हैं और इनटू अगर आप 100 कर देते हैं, तो भैया ये तो बहुत ही बढ़िया चमत्कार हो गया सर। कैसे हुआ सर, आपको ये तो समझाना ही पड़ेगा, कैसे हुआ ये ऐसा काम, ये तो समझाना ही पड़ेगा सर हमको, आपको समझाएंगे, बिल्कुल घबराओ मत आप। क्यों नहीं समझाएंगे, क्या नहीं समझाया मैंने आपको आज तक। हमने कहा कि वाटर एब्जॉर्प्शन W1 W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, W2 का मतलब है कि टोटल वेट आ गया पानी के साथ, उसमें से माइनस कर दिया ड्राई वाला, तो पानी आ जाएगा, पानी का वेट। तो आपने सीधे सीधे कर दिया वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, और सीधे सीधे अगर आप देखें तो वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई मतलब, और यही तो होता है वाटर कंटेंट। इसी को तो आप कहते हैं वाटर कंटेंट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सॉइल मैकेनिक्स का इंटू 100, और यही तो हम चाह रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन है क्या, कितना है, ठीक है ना। तो टोटल वेट W1 तो आपका एक्चुअल था ना, इनिशियल है कि नहीं, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है, तो ये मिल गया ना आपको, समझो बात को क्लियरली। तो आज आ जाएगा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन, तो वो आपका डियर स्टूडेंट, ये बात सच है कि आपका दो तरह की दीवार होती है, दो तरह की दीवार होती है, एक होती है एक्सटर्नल वॉल, एक होता है एक्सटर्नल वॉल, और एक होती है इंटीरियर वॉल, इंटीरियर या इंटरनल वॉल। दो तरह की वॉल होती हैं, एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल, आप समझते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन का ज्यादा खतरा जो है एक्सटर्नल वॉल के लिए है। मान लेते हैं कि कोई आपका दीवार है, ये दीवार है सपोज दैट, और ये दीवार जो है ये तुम्हारी एक्सटर्नल वॉल है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी बारिश के। ये दीवार है, माना कि ये तुम्हारे एक्सपोजर के कंडीशन में, मतलब एक्सपोजर के कांटेक्ट में है, डायरेक्टली बारिश आएगी, रेनफॉल को स्ट्राइक करेगा, रेनफॉल बार बार स्ट्राइक करता रहेगा। अगर इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, पानी को परमिट करेगा, धीरे धीरे परमिट अंदर करेगा। हो सकता है कि अंदर इंटरनल वॉल तक इफेक्ट करे और डैम्पनेस आना शुरू हो जाएगा, डैम्पनेस, नमी आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कई घरों में। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का ब्रिक हो, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्योंकि डियर स्टूडेंट, हमारा खतरा जो है ना एक्सटर्नल वॉल से आ जाता है शुरू। इंटरनल वॉल में तो बारिश के कांटेक्ट में वैसे भी नहीं होता, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं कि जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा भी है, 25% तक भी है, चल सकता है, 22 भी है, चल सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, हम हमेशा एक्सटर्नल वॉल के लिए तो हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज करेंगे, कि उसका सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसी का होता है। क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने का मतलब ये भी इनडायरेक्टली आप बता सकते हैं, ठीक है, एक नुकसान तो यही है, वाटर एब्जॉर्प्शन करने का मतलब, ये ब्रिक का सपोज दैट, ये ब्रिक है, मान लेते हैं कि इस ब्रिक का वाटर एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि पानी इसमें आ रहा है अंदर, ये नमी देगा पूरे सरफेस को, दीवार को, एक नुकसान तो है ही है। लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करने का मतलब इनडायरेक्टली एक पॉइंट और नजर आता है कि इसमें पोर्स ज्यादा हैं, वॉइड्स ज्यादा हैं, छेद ज्यादा है, ये अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इनडायरेक्टली ये भी यहाँ पर आपका सेंस निकल सकता है। तो इस डायरेक्टली आपने देखा कि हमने चलो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट तो सीख लिया, चलो 24 आवर्स पर, तो हमने यही बात कही है कि यही चीज उसने सब लिखा हुआ है। और इसके बाद मैंने आगे भी बताया था कि जब हम बात करते हैं क्लास 1 की, तो क्लास 1 ब्रिक में डियर स्टूडेंट एक्चुअली में होता क्या है, द वाटर एब्जॉर्प्शन क्लास 1 इन फॉर द क्लास 1 ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द इट्स ड्राई वेट। ध्यान रखिएगा कि जब हम क्लास 1 ब्रिक की बात करते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और वाटर एब्जॉर्प्शन मैंने निकालना आपको सिखा दिया है, वाटर एब्जॉर्प्शन आपको निकालना सिखा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर आते हैं क्लास 2 ब्रिक, सेकंड नंबर आते हैं क्लास 2 ब्रिक, सेकंड आते हैं क्लास 2 ब्रिक। क्लास 2 ब्रिक का डियर स्टूडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द क्लास 2 ब्रिक, ऑब्वियसली आप ये भी जानते होंगे, इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा, आपको नोट में क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 के बारे में, घबराए ना। बट फिलहाल अब वाटर एब्जॉर्प्शन के बेस पर बात कर रहे हैं, तो उसी के बेस पर समझो। इसमें 22% की रेंज हो जाती है,
इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 22% कर दिया है। और जब हम बात करते हैं क्लास 3 ब्रिक का, तो वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द क्लास 3 ब्रिक इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। तो दोनों की इस रेंज को याद रखिएगा भाई, ऑब्जेक्टिव एग्जाम या सब्जेक्टिव एग्जाम या अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो सभी जगह पर ये इंपॉर्टेंट बातें थी। मुझे बताओ यहाँ तक सब साथ हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। इस ब्रिक को आप देख रहे होंगे कैसे डुबाया गया है। नॉर्मली अगर आपने 3 ब्रिक लिया, वैसे तो 5 ब्रिक लेते हैं आप, बट कोई नहीं, आपने मान लेते हैं कि 3 ब्रिक ये देख रहे हैं आपका 1 2 3 ब्रिक, इनका वेट भी साथ साथ नंबरिंग कर देना वहां पर, कौन सी ब्रिक क्या है, कौन सी ब्रिक, ठीक है ना। ब्रिक लिया, पहले उसको ड्राई किया होगा ओवन ड्राइंग में, उसके बाद उसको क्या किया, देखो कुछ भी आपके पास कंटेनर है, ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया, फुल पानी में एम्बेडेड किया है, फुल पानी में एम्बेडेड किया है, देखिएगा फुल पानी में एम्बेडेड है, फुल पानी में एम्बेडेड है, ये नहीं है, इसको नहीं लाएंगे यहाँ भाई, फ्लोरेसेंस का टेस्ट है, जब आप पकड़ के देखते हैं, ठीक है ना, वो इसको हटा दो अभी, ठीक है ना, क्योंकि हम फुल एम्बेडेड करते हैं, ये तो फ्लोरेसेंस वाला टेस्ट अभी बताऊंगा अभी आगे। लेकिन ये 3 टेस्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के हैं, ये पहले ब्रिक को ड्राई किया गया होगा, उसके बाद पानी में, अब कुछ नहीं मिला, इसने पतीले में ही डाल दिए लोग पिछली रात चिकन बनाया या दूसरी रात जो है, दूसरे सुबह जो है इसमें जो है ब्रिक को डाल दिया, कर सकते हैं, हमें तो मतलब है, हमें मतलब क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन से। कोई भी कंटेनर है, इसमें कोई स्पेशल कंटेनर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है 24 घंटे से, हमें मतलब है तो टेम्परेचर से 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई दोनों चीजें तो नॉर्मली आपको दिख ही जाएंगी, पतीले बाल्टी जो भी मिल रहा है, ठीक है ना। बस हमारे मतलब है कि 24 घंटे तक रखना है, और दूसरा मतलब यह है कि फुली एम्बेडेड होना चाहिए, मतलब सॉरी फुली इमर्स होना चाहिए, कोई भी सरफेस बाहर नहीं रहना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप इतनी बातें सीख गए हो, उसके बाद चलते हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है ना। एफ्लोरेसेंस टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। चलो, इसमें 4 कंडीशन एक्चुअली में, चलो मैं सारी बातें बता देता हूँ आपको क्या है, बहुत आसान है। इस फिगर को अगर आप देख रहे होंगे, तीसरा जो टेस्ट है डियस्टोन एफ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है एफ्लोरेसेंस, बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। एफ्लोरेसेंस टेस्ट देखिए, इसमें करते क्या है, डियस्टोन सबसे पहले एक पोर्सलिन का ग्लास होता है, यहाँ पर प्लेट देखिएगा आप, पोर्सलिन का स्क्वायर प्लेट होता है यहाँ पर, पोर्सलिन का, एफ्लोरेसेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। चलिए एक मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ, हम पढ़ क्यों रहे इस टेस्ट को, ठीक है, पहले मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक चीज बता देता हूँ। डियस्टोन होता क्या है ना, ब्रिक को बनाने के लिए हमारे पास कुछ मिट्टी का उपयोग होता है, ब्रिक को बनाने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आपने कहा कि सिलिका है, सिलिका है, आपने कहा एल्यूमिना है, आपने कहा आयरन ऑक्साइड है, आपने कहा मैग्नीशिया है, ठीक है, आपने कहा सल्फर है, ये सब बातें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी में कुछ अनवांटेड चीजें भी आ जाती हैं, जो आपको चाहिए नहीं लेकिन फिर भी आ जाती है, क्योंकि आप कुछ भी हालत करके निकाल नहीं सकते उनको, तो इनको कहते हैं एल्कलीज, एल्कलीज सॉल्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट, एल्कलीज, पोटास, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। तो ये इस चीज के कारण एक्चुअली में क्या होता है, ये क्रिस्टल होते हैं। मान लेते हैं कि जो आपने मिट्टी बनाई और आपके एल्कलीज थे, और ये एल्कलीज बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, सुनो जरा ध्यान से, अगर कम बहुत है, थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एक्सेसिव अमाउंट में है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो फिर दिक्कत है, समझ रहे बात को, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में तो फिर दिक्कत है, तो इसलिए इसको चेक करना होता है। दिक्कत यह है कि मान लेते हैं कि दीवार के सरफेस, आपने दीवार बनाई इस ब्रिक से, और कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि दीवार बनाए ब्रिक से, और एक क्रिस्टल होते हैं एक्चुअली में, NaCl है, जैसे कि नमक है, साल्ट है, तो जब सनशाइन पड़ेगा, जब मॉइस्चर रहेगा तब तो ठीक है, तब नहीं दिखे, लेकिन मॉइस्चर जब सनशाइन पड़ेगी, धूप किरण पड़ेगी इस दीवार में, जिससे ये ब्रिक बनी है, जिसमें कि एल्कलीज खूब सारा है,
तो मॉइस्चर तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो छोटे छोटे पैचेज जो हैं, क्रिस्टल जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि दीवार आपकी धब्बी दिखने लगती है, सफेद सफेद। आपने देखा होगा बहुत सारी दीवार देखेंगे कुछ साल के बाद या कुछ समय के बाद, तो वो एक्सटर्नल वॉल ज्यादातर खासकर जिसमें नमी रही होगी और उसमें बाद में सूख गया, तो कुछ व्हाइट व्हाइट पैचेज दिखना शुरू हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही जो व्हाइट पैचेज हैं, व्हाइट पैचेज इनको बोला जाता है, व्हाइट जो पैचेज हैं इन्हीं को बोला जाता है सफेद धब्बे। तो ये जो सफेद धब्बे हैं ये तुम्हारे प्रेजेंसी दिखाता है एल्कलीज का, और इसी को मेजर करने के लिए आप कर रहे हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट, इसी को मेजर करने के लिए कर रहे हैं आप एफ्लोरेसेंस टेस्ट। ये पता है, सबको पता है कि ब्रिक में, मिट्टी में कहीं ना कहीं भाई एल्कलीज तो आएंगी, कहीं ना कहीं होंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा होगा, अभी बताऊंगा आपको। उसकी कंडीशन आती है एक्चुअली में, एक आता है आपकी कंडीशन नील कंडीशन, एक आती है फिर आपका स्लाइट वाली कंडीशन, स्लाइट, 3 कंडीशन है, स्लाइट, फिर आता है आपका मॉडरेट, मॉडरेट कंडीशन, उसके बाद आता है आपका हैवी, मतलब कि हैवी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद आता है सीरियस कंडीशन, सीवियर या सीरियस जो भी कहें आप, सीवियर भी कहते हैं इसको, सीवियर कंडीशन, ठीक है ना। तो ये है आपके पास 5 कंडीशन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सबसे डेंजरस में जो आ जाते हैं ये वाले हैं डियर स्टूडेंट, ये वाले डेंजरस में आ जाते हैं। खैर सबसे ज्यादा डेंजरस तो यही वाला है, लेकिन यहां से आपके डेंजरस आना, यहां तक चल सकता है। नील तो चलो ठीक है, नील का मतलब है कि आपका एल्कलीज है ही नहीं, एफ्लोरेसेंस टेस्ट में 0 निकलता है। स्लाइड का मतलब और ज्यादा चीजें बताएंगे भी आपको उसमें आगे, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करना सिखा देता हूँ आपको डियर स्टूडेंट। अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझो कि कोई कंटेनर आप लेते हैं, बाल्टी लेके चलो यार, ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर देखिएगा। मेरा मेन मकसद है कि आपके दिमाग में इस टेस्ट को समझाना है, क्योंकि इस टेस्ट को मुझे जहां तक लग रहा है, मेरे टीचिंग का अनुभव जो कहता है लगभग 90% बालक हैं इस टेस्ट को नहीं समझते हैं। ये सच है, मेरा अनुभव है, टीचिंग का अनुभव, 90% बालक। आपने खुद बताओ, आप रिटर्न एग्जाम इतने अच्छे नंबर में लाए, आपको इस टेस्ट के बारे में पता था? बताओ कैसे इसको परफॉर्म करते, नहीं पता था ना। थोड़ा बहुत रट दिया होगा नील स्लाइड एक कंडीशन, लेकिन ये भी रट दिया होगा कि एल्कलीज के लिए एफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, लेकिन समझना आज है आपको। तो चलिएगा समझते हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल घबराए ना। एंड ऑफ द ब्रिक आर कैप्ट इन द एक्सटर्नल पोर्सलिन ग्लास और ग्लास डिस्क। ग्लास डिस्क और पोर्सलिन का मतलब कुछ नहीं है, आप क्या करते हैं, जैसे कि आपका कोई कंटेनर है, ग्लास है एक तरह से, पोर्सलिन का ग्लास है मतलब, और वो स्क्वायरल होता है वैसे, ठीक है ना, ऐसा कोई ग्लास है, ठीक है, सपोज दैट, जिसमें कि आपने पानी को भरना है। लेकिन पानी की भी मतलब कि मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पर बहुत अच्छे से। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपने ये ग्लास ले लिया, सपोज दैट ये ग्लास, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लास है, ठीक है, लो जी। इसमें आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखिएगा, ठीक है, डेप्थ कंटेनिंग 25 mm टिल द एंटायर वाटर। अब जो कहना क्या चाह रहा है कि आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पर डेप्थ पानी भरना है, पानी भरना है, लेकिन पानी कब तक भरना है, ये तुम्हारा 25 mm तक, बहुत कम है 25 mm, समझ रहे हैं आप, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर के करीब, बहुत कम है 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर के करीब आपने पानी भरना है। लेकिन ये पानी जो होना चाहिए बिल्कुल क्लीन वाटर होना चाहिए, पहली शर्त, डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं, क्लीन वाटर, क्योंकि अगर क्लीन वाटर नहीं हुआ तो वाटर एब्जॉर्प्शन में कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर आपने गंदा पानी डाला तो वही एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्रिस्टल ब्लॉक हो सकते हैं, मतलब जो होल्स है वो अलग चीजें हैं, बिल्कुल क्रिस्टल वाटर, डिस्टिल वाटर, क्लीन वाटर आपने मिलाया, 25 mm की डेप्थ आपने क्या मिलाया, इसमें पानी मिला दिया, पानी डाल दिया मतलब। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, अब क्या करेंगे, अब जो ब्रिक पर आपको टेस्ट करना है, जिस ब्रिक को आपको टेस्ट करना है, इस ब्रिक को ऐसे वर्टिकली इसको एम्बेडेड करेंगे, इसमें कर दिया। कैसे करोगे देखो जरा ध्यान से, वर्टिकली एम्बेडेड कैसे करोगे देखना ध्यान से डियर स्टूडेंट, ऐसे कुछ करोगे। ऑब्वियसली यार लेंथ तो आप जानते हैं 190 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर की आपकी, तो भाई बहुत छोटा पोर्शन रहेगा ये। ऑब्वियसली आप तो जानते हैं कि ये जो लेंथ रहता है ब्रिक का, ये तो जानते ही हो ना कि ब्रिक का लेंथ जो रहता है 19 सेंटीमीटर का रहेगा ना, ऐसे में तो 19 सेंटीमीटर, तो आप देख रहे हैं 19 सेंटीमीटर का कितना छोटा पार्ट आपने केवल मिलाया होगा। 25 mm है ये वाला, 25 mm पार्ट केवल आपने क्या किया, ये पानी है भाई, लो पानी को मैं नीला कर देता हूँ, लो ये पानी में है, पानी में आपका मिल गया ये, लो ठीक है ना, समझ के बात को। आपने पोर्सलिन ग्लास लिया, उसमें आपने 25 mm पानी पहले डाला, पहले पानी डाला गया है, 25 mm तक डेप्थ पानी भर दिया।
आपने क्या किया कि इस ब्रिक को, वैसे छोटी सी डेप्थ है, एक छोटी सी डेप्थ है, बहुत बड़ी डेप्थ नहीं है, तो आपने पानी में डाल दिया। अब करना क्या है देखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर रेंज कुछ बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं दिया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल रूम टेम्परेचर है। डियर स्टूडेंट पहला स्टेप है ये, पहला स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है ये। पहले स्टेप में क्या किया आपने कि आपने जो है कि ग्लास लिया, मतलब कि एक कंटेनर लिया, पोर्सलिन ग्लास उसको बोल रहे हैं, उसमें 25 mm पानी लिया और उसमें वर्टिकली जो है एम्बेडेड किया, कौन सा, ब्रिक को किया। अब आपने ब्रिक को एम्बेडेड किया पूरा, क्या करेगा ये, क्या होगा बताओ, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है, टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री, मतलब कि 27-25 नॉर्मल टेम्परेचर। बताओ क्या होगा यहाँ पर, आप खुद बोल सकते हैं सर आपका क्या करेगा यहाँ पर, आपका ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। कब तक रखोगे इसको, टिल व्हेन वाटर एब्जॉर्ब्ड, समझ रहे, तब तक इस ब्रिक को तब तक ही पानी में रहने दो जब तक कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर देता है, खत्म हो गई बात, जब तक कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। अगेन सेकंड टेस्टिंग, अगेन ऑब्वियसली यार ये बहुत कम डेप्थ है, 25 mm बहुत कम है, 25 mm का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ऑनली ऑन, कहाँ 19 सेंटीमीटर, कहाँ 2.5 सेंटीमीटर, तो ये तो तुरंत पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको तब तक इस टेस्टिंग में छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, 25 mm पहले पानी भर दिया था आपने, ब्रिक को डुबा दिया था, तब तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है जब तक कि ये ब्रिक पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर देता है। यही मैंने यहां पर किया, देखिएगा अगर आप स्पीकर को देखें ध्यान से, स्पीकर को देखें जी स्टूडेंट ध्यान से, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया, देखो कितना छोटा सा डेप्थ इसमें पानी एम्बेडेड है, कर दिया। यहां पर भी आप देख रहे होंगे डिस्टिल्ड वाटर फील्ड अप टू द हाइट 2.5 सेंटीमीटर, ये लिखा भी है यहां पर। ये फ्लैट ट्रे है, एक तरह का ट्रे है, ये पोर्सलिन ट्रे इसको कहा जाता है। ओके, यही बात यहां पर भी लिखी थी। अब चलो ये तो मैं बाद में, रिजल्ट तो आपको बाद में बताऊंगा, अभी जो ग्लास डिस्क साइज है इसका साइज थोड़ा सा याद कर दो, 180 गुणा 180 इंटू 40 mm, ठीक है, एक बार नाम याद रख लो, बस हटा दो। मेजर क्या करते हैं, एफोलेसिस टेस्ट से मेजर क्या करते हैं आप, एरिया ऑफ व्हाइट पैचेज एंड प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज, यही बात मैंने लिखी थी। चले हम वापस आते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये बात आप समझ गए। अगेन सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट, अगेन आप सेकंड पार्ट को सुनिएगा। अगेन सेकंड पार्ट क्या करेंगे, जब ये पानी अब्जॉर्ब करेगा, कर लेगा, तो अगेन आप फिल करोगे इस ग्लास को, अगेन फिल्ड विद वाटर, उतनी डेप्थ तक 25 mm तक ही, 25 mm, अगेन फिल्ड विद वाटर, ठीक है। ये दूसरा बार किया गया है, पहले पानी अब्जॉर्ब तक इसको रहने दिया, पानी अब्जॉर्ब कर दिया, फिर से इसमें दूसरा पार्ट आपका इसी में 25 mm तक फिर से डाल दिया, पानी डाल दिया। अब क्या करेगा, टिल वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्ब कर, तब तक रखो जब तक कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहां पर देखिएगा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैंने लिखा है आपके लिए, मैंने लिखा है, बोला गया है एंड ऑफ द ब्रिक आर केप्ट इन द एक्सटर्नल पोर्सलिन ग्लास या ग्लास डिश, डेप्थ कंटेनिंग 25 mm, टेम्परेचर रेंज 20 से 30 डिग्री, टिल द एंटायर वाटर एब्जॉर्ब, तब तक रखेंगे जब तक कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है पूरा का पूरा पानी। अगेन थर्ड नंबर, वाटर इज अगेन फिल्ड टू 25 mm डेप्थ एंड अलाउड टू बी एब्जॉर्ब बाय ब्रिक, बोल दिया फिर से आप 25 mm फिर से आप क्या करोगे, 25 mm का डेप्थ फिर से क्या करोगे, फिर से भरोगे और फिर से छोड़ देना, क्योंकि फिर से वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, वाटर एब्जॉर्ब करना है ब्रिक ने, लेकिन यहां पर आपने ये ध्यान रखना है, कवर भी स्प्लिट ब्रिक को करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये डिस्क जो है आपको कवर करना पड़ेगा, कवर द डिस्क टू अवॉइड द एक्सेसिव एवेपोरेशन, थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है कि आपने सनशाइन के नजदीक कहीं कर रहे हो, तो टेम्परेचर या किसी एनवायरमेंट के एक्सपोजर की वजह से भी इवेपोरेट हो जाए वो, तो ऐसा नहीं है, फिर हमारा टेस्टिंग सही से नहीं होगा। हमें जो है केवल नॉर्मली ब्रिक के एब्जॉर्प्शन से बात करनी है, हमारा बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है तो उससे हमें वो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि पहले आप 25 mm की डेप्थ से देख रहे हैं और ऊपर से पानी आपका जो है वो उड़ गया, एक्सेसिव इवेपोरेट हो गया, तो ये नहीं करना। इवेपोरेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है, इसको पहले क्लियर कर दो।
यहां पर क्या लिख रहा है, एब्जॉर्प्शन, और यहां पर क्या लिखा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से एलिमिनेट करना है, इवेपोरेशन से बचाना है, कवर इसलिए कर रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन होने देना है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। बचाना है इवेपोरेशन से, उसको कवर करके चलना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन उसमें होने देना है। तो यही कहा है। अगेन आपने कहा कि वाटर इज अगेन फिल्ड टू 25 mm एंड डेप्थ टू अलाउ टू एब्जॉर्ब बाय द ब्रिक। 25 mm तक भर दिया, उसको अब छोड़ दो, अब आपका काम खत्म, उसको छोड़ दो, अलाउ करने, उसको एवेपोरेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन नॉट एवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन होने तक छोड़ दो, छोड़ दिया। ब्रिक आर एग्जाम्पन्ड आफ्टर द सेकंड इवेपोरेशन, सेकंड इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड पैचेज एंड पैचेज इज मेजर, वाइट पैचेज इज मेजर। बस हो गया, ब्रिक परफॉर्मेंस हो गया। हमने लिखा था कि यहां पर सर हमने पहला काम किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा, 25 mm तक डेप्थ दिखा, उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, उसको छोड़ दिया, इवेपोरेशन से भी बचाना है, ठीक है। फील्ड इन द वाटर अगेन 25 mm और वाटर एब्जॉर्ब देखा। सेकंड बार जब आप करेंगे, इसके बाद आप कुछ नहीं करना, इसके बाद अब आपको मेजर करना है एरिया, एरिया मेजरमेंट करना, एरिया के हिसाब से चलता है। आप किसका एरिया, जो व्हाइट पैचेज का एरिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपको कोई भी पहली कंडीशन जो है, रिजल्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट, अगर आपको कोई पैचेज नहीं है, बिल्कुल जीरो पैचेज है, व्हाइट पैचेज जो है किसी भी पार्ट में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जीरो है, फर्स्ट कंडीशन, जीरो पैचेज है बिल्कुल, तो इस कंडीशन को बोला जाता है नील कंडीशन। नील, कोई इफ्लोरेसेंस नहीं है, इफ्लोरेसेंस की वैल्यू जीरो, कोई एल्कलीज नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, व्हेन 10% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया, या 10% से नीचे भी है, 0 से 10% है, अगर आपका 0 से 10% तक है, तो डियर स्टूडेंट आप क्या बोलोगे, अब तुम्हारी स्लाइट कंडीशन आ चुकी है। ये दूसरी जो कंडीशन है स्लाइट है। स्लाइट के दौरान आपका क्या हो जाएगा, 0 से 10% के बीच में, अब आपका 10% किसका, टोटल एरिया का। मान लेते हैं कि टोटल एरिया आपका ये है, ये मान लो टोटल एरिया ये है, कंप्लीट एरिया क्या है, ए है, इसका 10% एरिया में, टोटल एरिया 10 मतलब कि ए है, उसका 10% एरिया में कवर कर चुका है व्हाइट पैचेज, इसका मतलब हमारा स्लाइट में है, अभी भी कम है ना, चल जाएगा इतना, 10% में कर रहा है केवल एरिया कवर, एरिया के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखिएगा। 0 से 10 में 2%, 3%, 4%, इस तरह से। नेक्स्ट, when there is heavy deposit of the salt that is cover up 50% of the area, अब थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है। हमने कहा कि मॉडरेट कंडीशन में अब आपका 10 से 50% के बाद जाएगा, 10 से 50% का एरिया कवर कर देगा, अप टू 50% है ये, 10 पर 20, 25, 40, 50, यहां तक, अगर यहां तक एरिया कवर कर, भाई 50% एरिया कवर कर रहा है तो बड़ी बात तो है, पूरा ब्रिक का 50% एरिया कवर कर रहा है, तो भैया ऐसे ही आपकी बहुत सारी दीवार में, पूरी दीवार में बहुत सारी ब्रिक लगी होंगी, पूरा व्हाइट का व्हाइट दिखना शुरू हो गया होगा एक तरह से, तो ये हो गया आपका 10 से 50% मॉडरेट वाला, ये ध्यान रखना रेंजेस। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट, अब तो भाई आपकी हैवी कंडीशन आपकी आ चुकी है, हैवी एफ्लोरेसेंस, हैवी एफ्लोरेसेंस, व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक इज मोर देन 50% affected by the heavy deposit of the salt, then the bricks are, मतलब कि अब क्या हो गया है, अब आपका 50% से ज्यादा कवर करने वाला है, बोला है ना 50% से ज्यादा, तो ये हैवी एफ्लोरेसेंस हो गया। यहां पर पूरा का पूरा सरफेस आपका हैवी एफ्लोरेसेंस पर आ चुका है। नेक्स्ट एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है, यहां पर लिख देता हूं, एक कंडीशन और है, पांचवी कंडीशन, जिसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट सीरियस कंडीशन, जिसको बोलते हैं आप सीरियस कंडीशन, सीरियस, SERIOUS, सीरियस या सीवियर भी कहते हैं, सीरियस। इसमें क्या होगा, इसमें व्हाइट पैचेस 50 से ज्यादा क्या, बहुत सारा हो गया, डिपोजिट आर हैवी विद पाउडरिंग, डिपोजिट आर हैवी विद पाउडरिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं समझा रहा हूं आपको। पाउडरिंग, इसमें पाउडर निकलना शुरू हो गया, पाउडरिंग, समझ रहे हो, ठीक है ना, पाउडरिंग नहीं समझे। इससे पहले वाले में क्या था, केवल 50% से ज्यादा एरिया को कवर किया था, जैसे कि मैं कहूं कि ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, इसका 50% से ज्यादा एरिया कवर हो रहा था, 50% यहां तक होगा लगभग, इससे ज्यादा हो रहा था, मतलब व्हाइट पैचेस था, अभी भी आपका पाउडर फॉर्म में निकला नहीं था दीवार से,
या ब्रिक से पाउडरी पाउडरी फॉर्म देखा होगा आपने, बारीक बारीक पाउडर, सफेद सफेद पाउडर निकलना शुरू हो जाता है, वो नहीं हुआ है अभी, बस अभी केवल व्हाइट पैचेज है यहां तक, किसमें तक, हैवी तक। लेकिन जब आप सीवियर कंडीशन में आते हैं डियर स्टूडेंट, पांचवी कंडीशन जो सीरियस कंडीशन है, इसमें आपका क्या होता है, डिपोजिट आर हैवी विद पाउडरिंग। अब आपका हल्का हल्का फ्लैकिंग, जो सफेद सफेद पाउडर वो निकलना शुरू हो रहा है, वो एल्कलीज है, वो झड़ना शुरू हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट सीरियस कंडीशन हो जाती है। अब आपको रिपेयर करना पड़ता है, अगर दीवार में कभी हो रहा है तो दीवार को रिपेयरिंग की जरूरत हो रही है, बहुत ज्यादा रिपेयरिंग हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा नमी भी आ रही है तो टाइलिंग करना शुरू कर दो, उसमें टाइल बिछाना शुरू कर दो। तो अपने साथ साथ जो है पूरा का पूरा टेस्ट को परफॉर्म कर लिया, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। मुझे बताओ यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करने में कोई समस्या? ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ रियल एग्जाम, मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जाम दिखा देता हूँ। ये देखिएगा व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये देखिएगा कितना एरिया कवर है, इसमें देखिएगा बहुत कम एरिया कवर है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इस वाले में भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरह देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा ही हो गया इस दीवार में पूरा का पूरा। ये व्हाइट व्हाइट पैचेस देख रहे हैं आप, ये तो एल्कलीज ही है, एल्कलीज है। हमने कहा ना कि 10% से नीचे तक होता है तो मॉडरेट स्लाइट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 0% है तो भाई नील, कोई एफलरेशन नहीं है। 0 से 10% है तो स्लाइट कंडीशन, 10 से 50 है तो मॉडरेट, 50 से ज्यादा हो गया तो हैवी, और देन आपका सीरियस जब है आपका पाउडरी फॉर्म में आ जाता है, एरिया पूरा ज्यादा कवर होगा लेकिन 50% वाली पाउडरी फॉर्म में भी आपका झड़ना शुरू हो गया होगा। चलेगा एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये सब बातें आपको पढ़ी थी। एफोलेसेंस टेस्ट क्या है? इट इज द इन द एफोलेसेंस टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल साल्ट, क्या एल्कलीज क्या इज डिटरमाइंड। इट इज वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक बिकॉज इट विल कॉज द एफोलेसेंस ऑन द सरफेस। एफोलेसेंस उसको बोला जाता है। ये बोल दिया था आपको व्हाइट पैचेज इससे मेजर करते हैं, एक्चुअली में मेजरमेंट क्या होता है इससे, जो व्हाइट पैचेज आएंगे उनका मेजरमेंट होता है, इससे क्या होता है, व्हाइट जो पैचेज हैं उसका मेजरमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ भी रहा है आपको? सारी चीजें पता लग रही हैं? चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं भाई, है ना, बहुत सारी चीजें आज देखी हमने। ओके, एक और टेस्ट अब आपका बचता है जिसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट। एफोलेसेंस टेस्ट में कुछ कोई डाउट हो तो आप वैसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई टेस्ट में कोई दिक्कत है तो। वाटर एब्जॉर्प्शन आसान था, एफोलेसेंस आपका आसान था, है ना, है कि नहीं? नेक्स्ट टेस्ट है डियर स्टूडेंट, ये सब बातें आपने सीख ली हैं मेरे साथ एफोलेसेंस टेस्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, एफोलेसेंस टेस्ट। कई लोग इसको परफॉर्म करना ही नहीं जानते हैं। चलिएगा, ये व्हाइट पैचेज आपने देख लिए हैं। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपको, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट किससे करते हैं? सीटीएम से ही करते हैं, फ्रॉग को फिल करते हैं, सब बातें आपको बता रहा हूँ आगे। लेकिन सबसे पहले आपको काम बता देते कि किस तरह से इसमें काम किया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को भी ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम करते क्या है कि ब्रिक को लेते हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा ब्रिक को लेंगे। मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ब्रिक को लेंगे भाई, ब्रिक को लेना है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सिचुएशन के हिसाब से इस पर टेस्ट करते हैं। आप चाहते हैं तो इस फ्रॉग को नहीं बढ़ते। यहां पर देखा जाए फेसिंग फ्रॉग अपवर्ड, ये लिखा हुआ एक लाइन यहाँ पर, फेसिंग स्पेसमैन फेसिंग फ्रॉग अपवर्ड, मतलब कि आप पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या है डियर स्टूडेंट, चले शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिएगा पहला स्टेप क्या है, समझो। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज डिटरमाइंड बाय द यूजिंग द कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन। ये सब लोग, ये ज्यादा टफ नहीं है ये टेस्ट, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। एफोलेसेंस वाला टेस्ट टफ था क्योंकि वो लोग पढ़ के नहीं जाते। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रिक पर किया गया, तो आप सीटीएम मशीन से कर रहे हैं इन द लैबोरेटरी। द ब्रिक आर प्रेस्ड अंडर द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन टिल द ब्रेक और जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ क्रशिंग। ये कह रहा है कि आप एक ब्रिक पर लोड लगाएंगे सीटीएम मशीन के मदद से
जब तक वो टूट नहीं जाता, जैसे ही वो ब्रेक होता है जस्ट बिफोर द ब्रेक, तो आप उस लोड को कंसीडर करते हैं, वही लोड कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बताएंगे अभी आगे। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉग को फील्ड करेंगे 1:3 से, और रेट ऑफ लोडिंग जो रहेगा डियर स्टूडेंट, ये रहेगा कितना, रेट ऑफ लोडिंग कितना रहेगा बताओ डियर स्टूडेंट, है बताओ, रेट ऑफ लोडिंग कितना रहेगा, 1:3 रहेगा, रेट ऑफ लोडिंग रहेगा 1:3। फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा सा कंपैरेसिव स्ट्रेंथ को एक मोटे मोटे तौर पर समझा दे रहा हूं, समझना ध्यान से, फिर उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कंपैरेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंपैरेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कंपैरेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सुनो जरा ध्यान से। पहला स्टेप आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ब्रिक को लेना है, ब्रिक पर आपको क्या करना है, ब्रिक का जो फ्रॉग है फिल करना है, फिल करना है किससे, ब्रिक फ्रॉग फिल्ड विद मोटार, मोटार का मतलब सीमेंट और सैंड, मोटार को भरना है 1:3 से, 1:3 से, ठीक है ना, 1:3, 1:3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1:3 के साथ इसको भरना है। पहला काम तो आपको यही करना है भाई, ठीक है। ओके, इससे पहले आपको एक और काम करना है, इसको सेकंड स्टेप में डालते हैं, इसको सेकंड स्टेप में डालते हैं डियर स्टूडेंट। पहले स्टेप में एक और काम कर देते हैं, ब्रिक इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए इमर्स कर दिया जाता है। ब्रिक इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए इसको इमर्स कर दिया जाता है। 24 घंटे इमर्स करने के बाद अब फ्रॉग को भरेंगे, फ्रॉग को भरने के बाद भी थोड़ा बहुत इसका जब स्ट्रेंथ गेन हो जाता है ना, इसको 24 घंटे तक, 24 घंटे तक क्या करेंगे, ये भर जाएगा। जब ब्रिक को आप भर दोगे, फ्रॉग को भर दोगे, तो इसको डैम्प जो जूट बैग है 24 घंटे तक अलाउ करोगे, ठीक है ना, 24 घंटे तक इसको क्या करोगे, नमी में रखोगे, जूट के बैग में, जो आपका जूट बैग होता है, जूट बैग्स, उसमें जो है 24 आवर्स तक क्या करोगे, 24 आवर तक इसको क्या करोगे, उसमें रखोगे, इसको डैम्प रखोगे इसको, ठीक है ना, 24, और ये तुम्हारा लगभग 3 दिन तक रखना है, 3 डेज तक रखना है इसको, 3 डेज तक ये काम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टोर करना है आपको डैम्प जूट बैग में। ये तुम्हारा जूट बैग जो है डैम्प है, ये तुम्हारा डैम्प जूट बैग है, नमी पानी से भिगा रखा है, इसको आपको 24 घंटे तक रखना है ऐसे ही। उसके बाद 3 दिन तक इसको क्या करना है, क्लीन वाटर में इमर्स करना है। उसके बाद ठीक है ना, फॉर 3 डेज इमर्स्ड इन क्लीन वाटर। नहीं समझोगे, समझ ही नहीं रहोगे आप लोग, कई लोग डियर स्टूडेंट, चलो ठीक है मत समझो, अभी मेरी बात का जवाब दो, आप समझ आएगा, मेरी बात का जवाब दो अभी, चलो आपको समझ आया नहीं आया व्हाटएवर, मेरी बात का जवाब दो केवल। आप जानते हैं कि एक बात को, कि आपने कभी भी किसी मजदूर को, या आपने खुद भी देखा होगा कंस्ट्रक्शन होते हुए, ब्रिक मैसनरी का चिनाई करते हुए देखा होगा। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर दीवार बननी है, लो दीवार बननी है, ये दीवार बननी है, ऐसे लगा रहे हैं आप, ब्रिक बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं आप, ऐसे बना रहे हैं, मान लेते हैं आपको इन सभी फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड जो भी बना रहे हैं व्हाटएवर। तो ये क्या करता है, मजदूर 2 काम करता है। यहाँ पर बहुत सारा ब्रिक का चट्टा लगा हुआ है, बहुत सारी ब्रिक है, ऐसे ऐसे ये ब्रिक लगी हुई है, सारी टोटल ब्रिक है। ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर स्प्रिंकलर करके पानी से चूरा है, पूरा का पूरा ब्रिक को सैचुरेट करता है। क्यों भाई, why it saturated the brick before the used in masonry। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक को मैसनरी में यूज करने से पहले, चिनाई पर यूज करने से पहले इनको सैचुरेट क्यों रखा जाता है। ये तो पानी में डुबो के रखते हैं, ये पानी का बड़ा कंटेनर है, इसमें पूरा का पूरा जो है पानी भरा, और इसमें ब्रिक को या तो डुबो के रखते हैं आप, एक काम ये करते हैं, ये तो आप ब्रिक को स्प्रिंकलिंग करके
पानी जो है पाइप के मदद से इसको पूरा वो कर देते हैं, सैचुरेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? उसके बाद आप यहां पर क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं। आप जानते हैं कि रियलिटी में होता क्यों है, इसका पीछे का रीजन देखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप सैचुरेट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है व्हाई यू आर सैचुरेट, व्हाई यू सैचुरेट द ब्रिक बिफोर द यूज्ड इन द मैसनरी, व्हाई यू सैचुरेट द ब्रिक बिफोर द यूज इन मैसनरी। तो आप कहेंगे क्या क्या जवाब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पैनल्स, फॉर द इंटरव्यू। व्हाई यू सैचुरेट द ब्रिक बिफोर द मैसनरी यूज इन, बिफोर द यूज इन मैसनरी। क्यों मैसनरी में यूज करने, चिनाई में यूज करने से पहले ब्रिक को ऐसे प्लेस करते हो, क्यों आप पहले इसको सैचुरेट करके रखते हैं? इसका जवाब है कि सर हम क्यों करते हैं ऐसे। देखिएगा, हमारे पास पहले हमारे पास एक ब्रिक, हमारी ऐसे एक ब्रिक पड़ती है, ये ब्रिक है सपोज दैट। इसका सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, फ्रॉक को भरते हैं। ये क्या है? फ्रॉक है। इस फ्रॉक को हम भरते हैं मोटार से, इस फ्रॉक को हम भरते हैं मोटार से, ठीक है। दूसरी ब्रिक भी जो आएगी सर, जो दूसरी ब्रिक भी आएगी, जैसे मैं एग्जांपल कहूं, एक ब्रिक है और दूसरी ब्रिक है, इस ब्रिक का भी यहां पर हम ज्वाइंट देते हैं सर, ठीक है, यहां पर ज्वाइंट देते हैं। और इसके बाद जो दूसरी ब्रिक लगेगी, इस पर भी ज्वाइंट देने के लिए हमें मसाला डालना पड़ेगा सर। दूसरी ब्रिक को भी ज्वाइंट देने के लिए यहां पर भी, इसके बॉटम में भी, फ्रॉक को भरने के बाद भी, देखो ना, जैसे एक ब्रिक है, इस पर पहले फ्रॉक को भरोगे मोटार से, सैंड प्लस सीमेंट प्लस वाटर, पेस्ट बना दिया, भर दिया, भरने के फ्रॉक को भर दिया। उसके बाद यहां पर दूसरी ब्रिक को जो है ज्वाइंट बनाने के लिए ये भी काम आएगा। अब समझो, मान लेते हैं कि ब्रिक तुम्हारी ड्राई है, हमारे पास जो आपने यहां पर मोटार भरा था डियर स्टूडेंट, तो मोटार आपने भरा सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर से। तो ये जो वाटर है, ये इसकी बॉडी को बनाने के लिए, किसकी, ये जो आपका मोटार है, ये इसकी बॉडी बनाने के लिए है, किसकी, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर जो डाला, इसकी मोटार की एक इंपैक्ट बॉडी बनाने के लिए। इसके साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही अगर आप ड्राई ब्रिक को यूज करते हैं, यहां पर सूखी ब्रिक को यूज करते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपने ड्राई ब्रिक डाला, ये क्या है, ड्राई ब्रिक है, आपने सैचुरेट नहीं किया। एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, ड्राई ब्रिक डाली, ये ड्राई ब्रिक है डियर स्टूडेंट, सैचुरेट नहीं करिए, मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पर जो ज्वाइंट भरने के लिए आपने मोटार लिया होगा, यहां पर फ्रॉक भरने के लिए जो मोटार लिया होगा, तो ये जो मोटार में पानी था, क्योंकि आप जानते होंगे कि मोटार ताजा ताजा डालोगे आप, ब्रिक आपकी ड्राई है और मोटार ताजा ताजा है, अभी बिल्कुल फ्रेशली मिक्स्ड है, फ्रेशली है अभी, तो ये उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा पानी? इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब सोचो, जिसकी वजह से ये पूरा एक परफेक्ट पेस्ट बना था, वो मजबूती दे रहा था, इंटरलॉकिंग दे रहा था, बॉन्डिंग देगा पूरी ज्वाइंट को, पूरे मैसनरी को, वही आपने उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कैसे? ये क्या करेगा, ये जो ड्राई ब्रिक है, ये उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा, इस पानी को, ये जो बॉडी दे रहा था इसको, मोटार की बॉडी जिसको कह रहे हैं, वो उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जितना भी ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है वो फुरबुरा हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, वो परफेक्ट ज्वाइंट नहीं रह पाएगा, इंटरलॉकिंग नहीं रह पाएगी। और डियर स्टूडेंट, यहां पर जो फ्रॉग है, जिसकी वजह से एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक बहुत अच्छे से इंटरलॉक हो रहा था, वो इंटरलॉकिंग भी आपने कम कर दी, बॉन्डिंग भी कम कर दी, सब कुछ पूरा का पूरा ज्वाइंट का सत्यानाश। ऊपर से जो लोड आएगा, जब इंटरलॉकिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, टूट सकती है दीवार, तो आपके इनडायरेक्टली पूरा का पूरा मैसनरी फेल हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं करोगे। समझ गए बात? आप ड्राई ब्रिक को यूज करने का डिफेक्ट समझे? ड्राई ब्रिक वेट यूज करोगे ड्राई ब्रिक को, तो वो पानी अब्जॉर्ब करेगा मोटार से, क्योंकि फ्रेशली, अभी फ्रेश मोटार है वो, और मोटार फ्रेश है, इस वजह से पानी का अब्जॉर्ब करेगा, और उसकी जितनी जरूरत थी पानी की वो इसको मिलेगी नहीं, वो भुरभुरा हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ गेन ही नहीं किया अभी था। जो मोटार था वो अभी स्ट्रेंथ गेन नहीं किया था, इनिशियली प्लास्टिसिटी नहीं हुआ थी उसकी, इनिशियल सेटिंग नहीं हुई थी उसकी, और उसने पहले ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा वो, क्योंकि उसमें वॉइड्स हैं, ब्रिक में वॉइड्स हैं, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, इसका दिल पहले ही खुश कर दो। ये जो अभी भूखा है, नंगा है, आपका प्यासा है, इसका पहले ही भूख कंप्लीट कर दो। कैसे सर, भूख कैसे कंप्लीट करेंगे? इसको पहले ही जो है पानी दे दो, पहले इसको फुली सैचुरेट कर दो, पूरे तरीके से इसको सैचुरेट कर दो। अब इसको पानी की जरूरत नहीं है, फुली सैचुरेट कर दिया आपने, यहां पर फुल सैचुरेट है, ये फुल सैचुरेट है। आपका फ्रॉक का पानी नहीं लेगा ये, क्योंकि फ्रॉक के पानी की हमें जरूरत है।
फ्रॉग मतलब मोटार के पानी की हमें जरूरत हर जगह पर। तो यहां पर ज्वाइंट भी बढ़िया से बना, ये भी बढ़िया बना, क्लियर है यहां तक। अब परफेक्ट बन गया, ये लो परफेक्ट बन गया हमारा जो ज्वाइंट बन गया। यहां पर भी आपने जो मोटा लगाया बढ़िया से, इसका पानी भी है, ब्रिक भी आपकी सैचुरेट है, यहां पर फ्रॉग भी भर दिया बहुत अच्छे से, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। इसके बाद अब टेस्टिंग पर आते हैं, अब टेस्टिंग पर आते हैं, ये बात तो आप समझ गए। अब टेस्टिंग पर आते हैं डियर स्टूडेंट, टेस्टिंग पर आते हैं। मैं समझा रहा था आपको, आपने सबसे पहले ब्रिक को क्या कर दिया, इमर्स कर दिया वाटर में, इसीलिए पहले जो है 24 घंटे के लिए पानी में इमर्स करा गया। इसीलिए हम एक आप चाहते तो केवल ब्रिक पर निकालते, फ्रॉग भी मत भरो। आप चाहते तो ब्रिक में केवल टेस्टिंग कर रहे हैं तो फ्रॉग को नहीं भरते, लेकिन आप एक रियल कंडीशन में लोड की वैल्यू, बियरिंग कैपेसिटी को चेक कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहते तो फ्रॉग को नहीं भरते, सारा काम धंधा नहीं करते, आप सीधे ब्रिक को उठाते और ब्रिक पर लोड लगाते, लोड अपॉन एरिया कर देते, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाता। लेकिन नहीं, हमारे पास जो रियलिटी में है तो मैसनरी में फ्रॉग के साथ ही यूज होता है ब्रिक। हमेशा देखिएगा जब भी आप मैसनरी करते हैं, आपने देखा होगा आसपास में जब भी, तो मैसनरी में पहले फ्रॉग को भरा जाता है कुछ थिकनेस पर, तब जाके दूसरी ब्रिक रखी जाती है। तो क्या फ्रॉग आपका सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर से नहीं बना है? क्या फ्रॉग की कुछ स्ट्रेंथ नहीं होगी अपने आप में? तो वो स्ट्रेंथ एनहेंस नहीं होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी ना। तो हम एक्चुअल कंडीशन में जो है स्ट्रेंथ निकालते हैं ब्रिक के अंदर, मतलब कि हम ब्रिक में फ्रॉग भर के, फ्रॉग की स्ट्रेंथ भी जब गेन कर लेता है पूरी, इनिशियली जब सेटिंग हो जाती है उसमें, फाइनल सेटिंग हो जाती है, उसके बाद उसको ले जाते हैं सीटीएम मशीन में लोड लगाने के लिए। अभी देखो आप, हमने सबसे पहले 24 घंटे तक इसको सैचुरेट किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ब्रिक में एक फ्रॉग को फिल करेंगे और 1:3 के साथ सीमेंट बनाएंगे। मान लेते 100 ग्राम वो लिया तो 300 ग्राम आपने वो लेना पड़ेगा, सैंड बना दिया पेस्ट। आपने ब्रिक को क्या कर दिया, फ्रॉग को फीड कर दिया, ठीक है। दूसरा काम, पहले सैचुरेट किया 24 घंटे तक ब्रिक को, सैचुरेट करने के बाद आप फ्रॉग को भर दिया। अब इसको गनी बैग, जिसको बोलते हैं जूट बैग, कोई नमी युक्त जूट बैग, क्योंकि इसका मॉइस्चर रिमूव नहीं होना चाहिए, इसका मॉइस्चर एवेपोरेट नहीं होना चाहिए, इसका खुद का मॉइस्चर जो आपने मोटार में भरा होगा, समझ रहे हो। इसको जूट बैग में, डैम्पनेस जूट बैग में 24 घंटे तक रख दिया। कितना बैग तक? 24 घंटे तक जूट के बैग में उसको पानी, मतलब नमी युक्त, डैम्प मतलब थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, तो मतलब उसका जो अंदर आपका मोटार के अंदर पानी है जो सैचुरेट था ब्रिक, वो आपका इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। अगर इवेपोरेट हुआ मोटार के अंदर, जो फ्रॉग में भरा हुआ मोटार है उसका पानी इवेपोरेट होता है, तो भाई वो सीमेंट का जो मोटार है उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, वो भुरभुरा हो जाएगा। इसलिए हम उसको जूट बैग में रखते हैं कि पानी इवेपोरेट ना हो। कितने घंटे तक? 24 घंटे तक रखा, ठीक है। 24 घंटे तक उसने पूरा इनिशियली फाइनली सेटिंग ले लिया होगा। किसने? फ्रॉग ने इनिशियल फाइनल सेटिंग ले लिया, क्योंकि वो सीमेंट है, सैंड है, ले लिया इनिशियल फाइनल सेटिंग ले लिया। अब आपको फिर से 3 दिन तक के लिए उसको क्लीन वाटर में अब इमर्स करना है। आप ये तो जानते हैं कि सीमेंट का कोई भी कंपोनेंट है उसको क्योरिंग करना ही पड़ेगा, तराई करनी पड़ेगी। तो ये क्योरिंग, एक तरह से क्योरिंग कर रहे हैं, ये तुमने नमी से बचाने के लिए किया, ये तराई नहीं है। यहां है तराई, इमर्स किया आप 24 घंटे के बाद, जब इनिशियल और फाइनल सेटिंग हो जाएगा, पहले ही मत पानी में डुबा देना। क्या बोल रहा हूं? फ्रॉग डालने के बाद, फ्रेशली फ्रॉग डालने के बाद डायरेक्ट पानी में मत डालना, ये पानी में नहीं डुबाया है, ये नमी युक्त बैग में आपने केवल रखा है कि नमी बनी रहे। पानी में डुबाया 24 घंटे के बाद, जब फाइनली सेट हो जाएगा, कौन? फ्रॉग, सीमेंट फाइनली सेट हो गया, तो 3 दिन तक के लिए इसको इमर्स करना है। वेरी गुड, 3 दिन तक इसने इमर्स कर लिया, इसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया। अब ले जाएंगे आप कहां? अब ले जाएंगे कहां? टेम्परेचर रेंज वही आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, यहां हर जगह नॉर्मल टेम्परेचर। अब इसको ले जाएंगे सीटीएम मशीन में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में ले जाएंगे, सीटीएम मशीन में ले जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में ले जाएंगे। और सीटीएम मशीन में डियर स्टूडेंट अब जो है आपका लोड लगने वाला है, सीटीएम मशीन में अब आपका लोड लगने वाला है। अब लोड कैसे लगेगा देखिएगा, सीटीएम मशीन में अभी मोटे मोटे तौर पे देख लो सीटीएम मशीन में लोड कैसा लगता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? जिस लोड पर वो फेलियर होगा या क्रैकिंग आना शुरू हो जाएगा उसको बोलते हैं कंप्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपको पता ही रहेगा डियर स्टूडेंट, भाई ब्रिक का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? ब्रिक का क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, यही तो है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप इसको देखें तो ऐसे तो दिखेगा आपको 9 × 9 वाला दिखेगा, तो ये आपको नोन है। कंप्रेसिव लोड आपको कौन दे देगा? सीटीएम मशीन दे देगा। कैसे? यहां पर यही बात तो मैंने कही थी, आप देखेगा ध्यान से, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज डिटरमाइंड बाय सीटीएम
डिटरमाइंड बाय सीटीएम इन द लैबोरेटरी द ब्रिक इज प्रेस्ड अंडर द कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, प्रेस किया जाता है टिल द ब्रिक और जस्ट द पॉइंट ऑफ क्रशिंग। हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रॉग को भरा जाएगा 1:3। क्यों भरा जाता था? आप सिंगली ब्रिक का यूज नहीं करते हो मैसनरी में भी, तो आप प्रैक्टिकली भी जब आप लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो फ्रॉग के साथ करो, एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। अब यहां पर रेट ऑफ लोडिंग जो दिया जाता है सीटीएम में वो इस तरह, ये भी याद रखना है, 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लोडिंग दिया जाता है, 1 मिनट में इतना। तो आपने क्या किया, फिर से आपने ब्रिक का ये जो है फ्रॉग था, फ्रॉग को भर दिया ना, ये फ्रॉग था आपका, फ्रॉग को भरा गया है। अगर ध्यान से देखें तो ये फ्रॉग है, फ्रॉग को कंप्लीटली भर दिया गया है। ये देखो भर दिया आपने, फ्रॉग को भर दिया, भर दिया। फ्रॉग को भरने के बाद जूट के बैग में, डैम्प जूट बैग में रखा गया, 24 घंटे तक रखा गया। 24 घंटे उसने इनिशियली और फाइनल सेटिंग कर दिया होगा तब, तो उसको फिर से 3 दिन के लिए इमर्स कर दिया गया पानी में, क्लीन वाटर में। फिर से उसने जो है क्योरिंग कर दी होगी, तब जाके क्योरिंग करने के बाद 3 दिन के बाद जो है सीटीएम में ले जाना है उसको, कपड़े से साफ सूफ करके आपको क्या करना है, सीटीएम मशीन में ले जाना है। अब सीटीएम मशीन में ले जा रहा हूं। सीटीएम मशीन मैक्सिमम लोड ऑन विच द कोलैप्स इज नॉट है, ठीक है ना। यहां पर ये ब्रिक है डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा ये ब्रिक है। ब्रिक को इस तरह से प्लेस करना है क्योंकि आपके पास जो फ्रॉग है वो अपवर्ड रहे, क्योंकि हमारे पास जब भी मैसनरी में भी आप इसी तरह से यूज करते हो, मैसनरी में भी टॉप में ही फ्रॉग रहता है, तो लोडिंग जो है ऐसा ही आता है। क्योंकि हमेशा जब भी देखें आप, कोई भी दीवार देखो आप, ऊपर से लोडिंग जो आता है कंप्रेशन ही आ रहा होगा, ऊपर से वॉल, ऊपर से जो छत का लोड आ रहा होगा, बीम का लोड आ रहा होगा, तो वॉल में ट्रांसफर हमेशा कंप्रेशन रहता है, कंप्रेशन ट्रांसफर रहता है, कंप्रेशन लोडिंग। इसलिए क्या करना है, फेसिंग जो फ्रॉग का है अपवर्ड रखना है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो आपका प्लंजर है सीटीएम मशीन का, घुमाते रहेंगे तो ये लोडिंग देता रहेगा, कंप्रेसिंग लोडिंग रहेगा। यहां पर डायल गेज पर आपको प्रेशर मैक्सिमम लोड आपको देता रहेगा, मतलब कि प्रेशर 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से प्रेशराइज करता रहना है। यहां पर आपको मैक्सिमम लोड मिल जाएगा, मैक्सिमम लोड एट विच ब्रेक स्पेसमेंट कोलैप्स नोटेड। किस लोड पर, मैक्सिमम वो लोड जिस पर कोलैप्स हो चुका है या जस्ट बिफोर द कोलैप्स, वो कहलाएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ रहे बात को, वही कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। क्लियर है यहां तक? मुझे बता, कुछ था इसमें कोई भी डाउट? कहीं तक कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। कुछ भी नहीं था, सारी की सारी प्रोसेसिंग मैंने यहां पर समझा दी है, सारी की सारी प्रोसेसिंग मैंने यहां पर समझा दी कि ब्रिक को पहले सैचुरेट कर दो। सैचुरेट क्यों करते हैं आपको पता लग गया है, पूछा जाएगा आपसे पैनल के द्वारा कि ब्रिक को आप मैसनरी में यूज करने से पहले सैचुरेट क्यों करते हैं, और उसी फील की वजह से आप ब्रिक को यहां पर भी सैचुरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअल प्रैक्टिकली जो है स्ट्रेंथ पाए, ठीक है। इसीलिए फ्रॉग को भरा, पहले सैचुरेट किया, सारी बातें वैसी चल रही हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सैचुरेट इसलिए किया गया कहीं ये मोटार का पानी को अब्जॉर्व ना कर ले। अब मोटार का पानी अब्जॉर्व करेगा तो मोटार की स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मतलब जो फ्रॉग को भरा स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो वो इंटरलॉक नहीं कर पाएगा और वो आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, मतलब कि इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, ब्रिक के ज्वाइंट पर हो या फ्रॉग पर हो, टॉप में हो, हर जगह से। इसलिए हम पहले ब्रिक को सैचुरेट कर देते हैं कि मोटार का पानी को अब्जॉर्व ना करे। इस बात को जरूर बताना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरूर पूछेगा। फिर आपने क्या किया, फ्रॉग को भर दिया 1:3 कर, उसको गनी बैग, जूट बैग से जो है, नमी युक्त गनी बैग से 24 घंटे के लिए बिल्कुल रख दिया, बिल्कुल बढ़िया से, जब तक उसमें इनिशियल और फाइनल सेटिंग ना हो जाती, क्योंकि एक्चुअल आफ्टर ऑल सीमेंट है वो, उस फ्रॉग को भरने का मतलब वही तो है। उसके बाद आपने 3 दिन तक उसको पानी में छोड़ दिया, सीटीएम मशीन में ले गए, जिस लोड पर वो फेलियर हो रहा, कंप्रेसिव लोड अपॉन एरिया, बस खत्म हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें कुछ भी नहीं था यार, तुम लोग खाली घबरा जाते हो। घबराने की कोई बात थी नहीं, घबराने की कोई बात थी नहीं डियर स्टूडेंट। ये मैंने कुछ ऐसे किया है। मुझे बताओ, सारा का सारा टेस्टिंग आपको समझ आ गया, ब्रिक की सारी कंक्लूजन आपको मिल गई कंप्लीट, सारी जानकारी ब्रिक की मिल गई क्या? बताओ, ब्रिक की कंप्लीट जानकारी मिल गई, बोलो। हाँ सर, कंप्लीट जानकारी मिल गई। तो यहां तक आपका जो है ब्रिक का आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से फाइनली जो है आपको टच देने वाला हूँ, सारी बातें मैंने जो है इस पर कैसे करी, फिर से फाइनल टच देने वाला हूँ। हमने शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत यहाँ से करी थी डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हमने शुरुआत करी लैब टेस्ट, फील्ड टेस्ट से, हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट ऑन ब्रिक, शेप एंड साइज टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल टेस्ट। एक एक टेस्ट को आपके दिमाग में बिठाया। लैबोरेटरी टेस्ट, फील्ड टेस्ट के बारे में हार्डनेस टेस्ट समझाया। हार्डनेस टेस्ट सैंड मास्क के लिए हमने, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट,
उसके बाद साउंडनेस टेस्ट के बाद हमने देखा इम्पैक्ट टेस्ट ऑन द ब्रिक, 1 मीटर की हाइट से छोड़ा। शेप एंड साइज टेस्ट, बहुत अच्छे से कलर होना चाहिए, रेड चेरी कलर है ना, बताया था आपको। उसके बाद शेप भी आपका रेक्टेंगुलर होना चाहिए, सब बातें इंच में भी बताई आपको, फीट में भी बताई, बात ध्यान रखना। उसके बाद स्ट्रक्चरल टेस्ट, होल नहीं होने चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। लैब टेस्ट में आपने देखा सबसे पहले डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट 380 होना चाहिए, लेकिन +-40, +-40, 20 +-20 ये चल सकता है। फ्रॉक का साइज भी आपको बता दिया था, 6 4 भी हो सकता है और 10 4 भी हो सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के बारे में आपको बताया, ठीक है ना। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, क्लास 1 ब्रिक जो आपके टेबल मोल्डेड होती है, टेबल में मोल्डेड सांचे में भरी होगी और क्लीन बर्निंग होती है। मतलब क्लीन बर्निंग का मतलब है कि वो आपका जो है कहीं ना कहीं भट्टी में बना होगा, क्लैम नहीं होगी। क्लास 2 ब्रिक का जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन तो ये है 22%, लेकिन क्या आपका क्लीन बर्निंग होता है, क्लीन बर्निंग होता है। साथ ही साथ ये स्टूडेंट क्लास 2 ब्रिक की बात करता हूं मैं, ठीक है ना। क्लास 2 ब्रिक के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग क्लास को शेयर करते चले भाई, तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते यार तुम लोग ना। ठीक है। क्लास 2 ब्रिक के अंदर एक बात को ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा क्लीन बर्निंग तो होगा, लेकिन ये ग्राउंड मोल्डेड रहता है, ग्राउंड में सांचे में भरा होगा, टेबल मोल्डेड नहीं रहता है। क्लास 3 में डिफरेंस ये है कि 25% तो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा, ये ये क्लैम्प बर्निंग होता है और ग्राउंड मोल्डेड भी होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें मैंने बताई। एफ्लोरेसेंस टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको इसके रिजल्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, इसको लिख देना, क्योंकि पीडीएफ में ये सारी चीजें जितनी भी लिखी हैं कुछ एडिशनल चीजें नहीं होंगी। पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको इसकी, पीडीएफ कहाँ पे दूंगा, सिविल इंजीनियरिंग JE&E हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे दे दूंगा। तो पीडीएफ में ये चीजें ना लिखी हों शायद, जो मैंने एडिशनली लिखी हैं, इसलिए इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि मैंने नहीं लिखी हैं पीडीएफ में, तो आपके लिए भाई लेक्चर में ही मिलनी है आपको इसको। तो ये बातें कही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, इधर मैंने ये जो बोर्ड है, आपको बोर्ड में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं दिखेंगी पीडीएफ में, इसलिए ध्यान से समझना और साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। बहुत सारी चीजें नोट की, उसके बाद ये जो है आपकी फाइनली टेस्ट खत्म हो गई है। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है यहाँ पर, वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का लिंक भी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई तो कम से कम आपका भी तो दायित्व तो बनता है थोड़ा सा, है ना। तो एक बार जरूर कमेंट में सभी लोग बताएं कि सर हमको तो मजा आ गया ब्रिक की टेस्टिंग और सीमेंट की टेस्टिंग पढ़ने में, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, एक एक चीज दिमाग में बिठा दिया सर। अरे सच है यार, मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि आपके दिमाग में टेस्टिंग बस आ जाए, क्योंकि फायदा वही है, टेस्टिंग दिमाग में बैठनी चाहिए। फायदा ऐसा नहीं है कि आप जो है बट रटते जा रहे हैं रटते जा रहे हैं, अब रटने के काम नहीं है, आपके दिमाग में जो चीज होगी वही आप जो है उगल के आओगे एग्जामिनर के पास या पैनल वालों के पास। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, पहला काम। दूसरा काम जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप जो है पूरे जितने भी अपकमिंग क्लासेज हैं हमारी अपकमिंग एग्जाम के लिए क्या हम टारगेट कर रहे हैं वो सब बातें तभी चलेंगी पता। तो यहाँ पर आपकी ब्रिक टेस्टिंग सीमेंट की टेस्टिंग आपने पिछला लेक्चर में कर लिया है, ब्रिक भी टेस्टिंग। अगले हम अब फोकस करते हैं कंक्रीट पर, हम करेंगे और भी चीज़ें, अभी सॉइल की टेस्टिंग है, बहुत सारी टेस्टिंग है अभी, क्योंकि हमारा कमांड करना है सिविल इंजीनियरिंग की टेस्टिंग पर। तो हमारा ये नहीं है, हमें रटाना नहीं है आपको, हमारा रटाने का मतलब होता तो मैं एक दिन में ही सारे टेस्टिंग खत्म कर देता, 2 दिन में ही खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है कि एक एक टेस्टिंग आपके दिमाग में बसे, और इसके लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा हर एक लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई टेस्टिंग के साथ, धमाकेदार टेस्टिंग के साथ। अभी के सेशन को आप सभी लोगों ने देखा पढ़ा, सभी लोग कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है ना। जो लोग बाद में पढ़ते हैं या लाइव पढ़ते हैं जो भी है, ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें कि हाँ सर हमें समझ आया है या नहीं भी आया। कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल सकते हैं, कमेंट करके चैनल पर भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास को यहीं पर करते हैं ख़त्म। थैंक्स टू ऑल।